डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क भी निकाल दिया था P क्रॉस E, और डाइपोल की पोटेंशियल भी निकाल दिया था, याद है? यस सर। अब बेटा हर तरीके की एनर्जी हम जानते हैं। अब आप हर तरीके की पोटेंशियल एनर्जी जानते हो ना, टोटल फील्ड एनर्जी भी आपको पता है, इंटरेक्शन एनर्जी भी आपको पता है, सेल्फ एनर्जी भी आपको पता है, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी भी आपको पता है ना? यस सर। चलो क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। लास्ट टॉपिक हमने यही पढ़ा था कि जब भी हम किसी डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में उठा के रख देते हैं तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस का P डॉट E हो जाती है। याद आ रहा है? यस सर। अब आपसे इस पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? जैसे मान लीजिए ये एक डाइपोल है P1 और ये एक डाइपोल है P2, और सेंटर से लेकर सेंटर तक इनकी जो दूरी है वो कितनी है बेटा? R। बात समझ में आती है? यस सर। चलो पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी स्टोर्ड इन दिस सिस्टम? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, कैसे निकालोगे? अब देखो इसको सोचेंगे कैसे। हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा है कि कोई भी डाइपोल अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखा हो तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। मानते हो इस बात को? बोलो बच्चों। यस सर। आपने लास्ट क्लास में यही तो पढ़ा था कि कोई भी डाइपोल P अगर एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, बाहर की एक फील्ड में रख दिया E इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है माइनस का P डॉट E। हाँ या ना? यस। तो अब बताइए यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड है? देखो बताओ क्या कोई एक्सटर्नल फील्ड है? नो सर। तो फिर क्या पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ रही है? सोचो इस बात को थोड़ा सा। सर इंटरेक्शन एनर्जी। हाँ वो कहाँ से आ रही है? आप समझो बेटा इस बात को। हमने आपको ये पढ़ाया था कि अगर मेरे पास एक डाइपोल है P और उसे उठा के मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं E इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी माइनस का P डॉट E होती है। बोलो हाँ या ना? यस सर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी खुद की है कि एक्सटर्नल फील्ड है? बाहर एक्सटर्नल। की फील्ड है ना? तो बेटा तुम आराम से एक चीज सोचो, ये वाला जो डाइपोल है P2, क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये जो P2 है ये P1 की फील्ड में रखा हुआ है? यस सर। बेटा क्योंकि अगर तुम देखो तो P2 का जो सेंटर है, ध्यान से सुनना मेरी बात, P2 का जो सेंटर है क्या वो P1 के लिए एक्सियल पॉइंट होगा? यस सर। तो P1 की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, जिसको मैंने नाम दे दिया E1, क्योंकि एक्सियल पॉइंट पे फील्ड उसी की डायरेक्शन में होती है और आपने पढ़ा है ये फील्ड होगी 2kP1/r3। बोलो हाँ या ना? यस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायपोल की है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायपोल की वजह से है? P1। P1 की वजह से। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर P2 रखा हुआ है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। यानी कि P2 के लिए कैसी फील्ड हो गई, इंटरनल की एक्सटर्नल? एक्सटर्नल।
तो इसकी वजह से इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? Yes, sir. तो वो कितनी हो जाएगी? बाई फॉर्मूला ये होता है माइनस का पी डॉट ई। तो अगर मैं डाइपोल सेकंड वाला ले रहा हूँ तो फील्ड मुझे किसकी लेनी पड़ेगी? जल्दी बोलो। पहले वाले की। पहले वाले की। जरा फिगर देख के बताओ, सेकंड वाला डाइपोल और फर्स्ट वाले की फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या? Yes, sir. तो हो जाएगा माइनस का पी टू इंटू ई वन इंटू कॉस 0 डिग्री, यानी कि माइनस का पी टू इंटू ई वन, यानी कि माइनस का पी टू और ई वन की जगह 2 के पी वन अपॉन R cube. आंसर कितना आ जाएगा? दिस विल बी योर आंसर। इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझ आई बात कि नहीं आई? Yes, sir. पक्की बात? अरे पक्की बात? Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन। ऐसे करके इस डायरेक्शन में है, क्या है? एक Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो आपसे क्या कहा गया है? आपसे कहा गया है एक डाइपोल है जो ऐसे रखा हुआ है इनिशियली, यहां से कितने एंगल पे? 30 degree. 30 डिग्री। और आपको इसका एंगल ऐसे कर देना है बढ़ा के फील्ड के साथ। कितना? 60. 60 डिग्री। पी इज द डाइपोल मोमेंट। कोई दिक्कत? No, sir. पूछा वर्क डन निकालिए किसका? एक्सटर्नल एजेंट का। तो ये बेटा मैंने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में समझाया था तुम्हें। अब तुम इसे देख के बताओ, ये जो सिचुएशन है इसके लिए वर्क करना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. करना पड़ेगा. बेटा क्या सीखा था आपने? फील्ड क्या कोशिश करती है? अपनी डायरेक्शन में डायपोल को करनी। फील्ड अपनी डायरेक्शन में, तुम डायपोल को दूर ले जा रहे हो, तो वर्क करना पड़ेगा कि नहीं? तो करना पड़ेगा. कैसे निकालोगे वर्क को? सर दोनों की मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल। एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लिख देंगे, Yes, sir. क्योंकि हम सबको पता है कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है ये किसके बराबर होता है? Potential energy के change. यानी कि U फाइनल माइनस U initial. अब देखो U फाइनल कितना होगा। U का फॉर्मूला क्या होता है? इधर अलग से लिख देता हूँ मैं। U का फॉर्मूला होता है माइनस का P डॉट ई। कोई Minus दिक्कत वाली P. बात? No, sir. तो बेटा U फाइनल हो जाएगा माइनस का PE cos 60 डिग्री। कोई दिक्कत? No, sir. माइनस U इनिशियल हो जाएगा माइनस का PE cos 30 डिग्री। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। Yes, sir. तो ये हो जाएगा PE इंटू √3/2 माइनस PE/2। तो आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए PE/2, ब्रैकेट में आ जाएगा √3 - 1। इतना वर्क आपको करना पड़ेगा, इतने जूल्स ऑफ वर्क इस काम को करने के लिए। बोले क्लियर हुई ये बात? Yes, sir. Yes. पॉजिटिव आ रही है ना वैल्यू? ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. पॉजिटिव का क्या मतलब है कि इतना वर्क किसको करना पड़ रहा है? External. एक्सटर्नल एजेंट को। अगर मान लो यही वर्क नेगेटिव आ रहा होता तो इसका फिजिकली क्या मतलब होता नेगेटिव वर्क का? कि एक्चुअल में इतना वर्क आपने नहीं किया, एक्चुअल में इतना वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया और इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसे घुमा दिया उल्टा। बोलो बात समझ में आ गई है? Yes, sir. Yes, sir. कोई भी डाउट यहाँ तक? No, sir. चलो अब एक क्वेश्चन और समझो। तुम लोगों ने बेटा जब 11th क्लास में मैकेनिक्स पढ़ी थी तो वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था Yes, sir. कि एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जब हम बराबर कर देते हैं तो वो कब कर सकते हैं, किस हालत में कर सकते हैं?
एनर्जी कंजर्वेशन कब लगा सकते हैं बेटा? पढ़ा है कुछ? नो सर। अरे तुम लोगों ने ये नहीं पढ़ा संरक्षी बल और असंरक्षी बल? सर जब सारे फोर्सेस कंजर्वेट हो, हाँ, सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हो तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। कौन सी एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की दोनों का सम? सर दोनों का सम। दोनों का सम। ये पता है सारे बच्चों को कि नहीं? यस सर। तो बेटा देखो, थोड़ा एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे भी देखो कैसे क्वेश्चन बन सकता है इलेक्ट्रोस्टैट्स में। एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पिछली क्लास में मैंने सॉलिड स्फीयर पढ़ाया था, याद है आप सबको? यस सर। चलिए, अब देखिए आपके एक ही क्वेश्चन में कितने सारे कंसेप्ट टेस्ट करेंगे हम। ये एक सॉलिड स्फीयर है, क्या लग रहा है देख के? कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग है। कोई कंडक्टिंग होता तो सारा का सारा चार्ज कहाँ होता इसमें? आउटर मोस्ट सरफेस। अब देखो क्या किया मैंने, सेंटर से कैपिटल R/2 पर मैंने एक पतली सी टनल खोद दी है। पतली सी टनल खोद दी है, मतलब इतनी पतली है कि उससे चार्ज पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। एक पतली सी क्या खोद दी है बेटा? टनल। और इस पे कितना चार्ज है? कैपिटल Q। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। इस स्फीयर की रेडियस कितनी है? कैपिटल R। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। अब मेरा सवाल है कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट कितना है? C। सी। और ये जो बीच का पॉइंट है इसका नाम क्या रख देते हैं? B। A पॉइंट पे मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है +Q, जिसका मास है m, और इसे मैंने यहां से एक वेलोसिटी दे दी है टनल के अंदर। टनल के अंदर क्या दे दी बेटा इसको? एक वेलोसिटी। वेलोसिटी। मान लेता हूं कितनी? V नोट। आपसे पूछा है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ V0 so that +Q reaches C। मतलब इस चार्ज को मैं कम से कम कितनी स्पीड देनी मुझे पड़ेगी ताकि ये इस टनल का जो दूसरा वाला एंड है, दूसरा वाला एंड मतलब ये जो C पॉइंट है, ये C पॉइंट तक पहुंच जाए। मैं इसे कितनी स्पीड दूं कि ये कहां पहुंच जाए बेटा? सी। सी पर। C पॉइंट तक। तो इससे पहले कि हम इसकी कैलकुलेशन शुरू करें, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, जरा सोच लीजिए अच्छे से कि क्या करना चाहिए हमें इस क्वेश्चन में। पहले कंसेप्ट समझिएगा, फिर आगे बात करेंगे। अच्छा, मुझे स्पीड की कौन सी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ये बात समझ में आती है? यस यस सर। सर। तो सोच के बताओ मिनिमम वैल्यू का केस कौन सा केस होगा? अब तुम देखो इतना दिमाग ही नहीं लगा पा रहे हो, इसका मतलब सर जब थीटा 90। देखो बेटा, आपको इसको एक्चुअली C तक पहुंचाना ही नहीं है, आपको तो इसको सिर्फ B तक पहुंचाना है। कहां तक पहुंचाना है? बी। B तक। समझिएगा इस बात को। मान लीजिए आपने इसको B क्रॉस करा दिया। क्या क्रॉस करा दिया? बी। बी। अब B क्रॉस करा दिया, ये चार्ज यहाँ आ गया। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। तो यहाँ बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सॉलिड स्फीयर की, वो इसी डायरेक्शन में होगी। बोलो हाँ कि ना? यस। आप सोचो, अगर सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी तो ये जो पॉइंट चार्ज है +Q, इस पे इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा Q × E। बोलो हाँ कि ना? यस यस सर। सर। इस फोर्स के कितने कंपोनेंट होंगे? एक दो। कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में एक और एक वर्टिकल। कंपोनेंट किधर? वर्टिकल में। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो बेटा इस फोर्स का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वाला, ये से खुद आगे नहीं लेके जा रहा है।
ये फोर्स का कंपोनेंट इसे खुद किधर ले जाएगा? आगे। आगे। तो आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर वेलोसिटी मान लो इसके पास नहीं भी है तब भी इसके पास एक फोर्स आ गई, तो फोर्स का जो कंपोनेंट है वो वेलोसिटी बढ़ा देगा, इसको एक्सेलरेट करा देगा। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। हमें पहुंचाना कहाँ तक पड़ेगा? बी तक। बी तक क्यों पहुंचाना पड़ेगा, इसको भी समझे जरा। कोई बता सकता है बी तक क्यों पहुंचाना पड़ेगा? समझ में आती है बात अब खुद से? सर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्योंकि बेटा जब बी पर होगा, बी से पहले होगा, देखो जब ये बी से पहले होगा तब सॉलिड स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी कि नहीं होगी? बोलो हाँ कि ना। यस सर। तो इस पे फोर्स कुछ ऐसे होगी, बोलो हाँ कि ना। अब इस फोर्स के जब आप दो कंपोनेंट करोगे, एक कंपोनेंट इधर करोगे और एक कंपोनेंट इधर करोगे, तो जरा बताओ ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसे आगे ले जा रहा है कि आगे ले जाने से रोक रहा है? रोक रहा है। रोक रहा है। एक्सेलरेट थोड़ी करा रहा है, रिटार्ड कर रहा है ना इसको। नहीं आई बात समझ में? आगे से। तो बेटा सोचो अपने पास, अगर इसके पास वेलोसिटी ही नहीं हुई, अगर इस बेचारे के पास वेलोसिटी ही नहीं है, तो ये फोर्स का कंपोनेंट इसे आगे ले जाएगा कि पीछे फेंक देगा उठा के? पीछे पे। तो तुम्हें कहां तक पहुंचा देना है, बस इसे कहां तक इसके पास वेलोसिटी रहनी चाहिए? बी पॉइंट तक। बी पॉइंट तक, क्योंकि बी के बाद अगर वेलोसिटी नहीं भी है तो फोर्स आगे की तरफ आएगी। जब फोर्स आगे की तरफ आएगी तो आगे की तरफ वेलोसिटी अपने आप गेन कर लेगा, अपने आप चला जाएगा। तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आती है? यस सर। अच्छा, हम इतना दिमाग लगा क्यों रहे? हम इतना दिमाग लगा इसलिए रहे हैं क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? मिनिमम वैल्यू। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? बोलो भैया। यस सर। तो भाई पहले मैंने लिखा वी ओनली नीड टू हमें इस चार्ज को सिर्फ कहां तक भेजना है बच्चों? बी। बी पॉइंट तक। मतलब अगर ये बी तक पहुंच गया, सोच के बताओ, अगर ये बी तक पहुंच गया और बी तक इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हुई, तो फिर इसे क्या कोई दुनिया की ताकत रोक सकती है सी तक पहुंचने से? नो सर। लेकिन अगर बी से पहले रुक गया, जैसे मान लो यहाँ पे पहुंचने पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे ले जाएगी कि पीछे फेंक देगी उठा के? पीछे। पीछे फेंक देगी। तो हमारा टास्क पूरा नहीं हो पाएगा। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। तो मिनिमम केस में हम ये मान लेंगे कि ये जस्ट कहाँ पहुंच गया है, बोलो? बी पॉइंट पे। और बी पर पहुंच के इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0। 0। मतलब हमने बस बी तक पहुंचा दिया। क्या इतनी बात समझ में आई? यस सर। कि अगर मैं इसे वो स्पीड दे दूं कि भैया बस ये बी पर पहुंच के रुक जाए, वो मिनिमम स्पीड होगी। आपको उससे थोड़ी सी ज्यादा स्पीड देनी पड़ेगी। उससे थोड़ी सी ज्यादा स्पीड देंगे तो बी को क्रॉस कर जाएगा, और बी को क्रॉस करते ही फील्ड खुद ले जाएगी इसे आगे। समझ आ रही है बात की नहीं? यस सर। यस अब सर। देखो हम क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं बेटा। इस पूरे रास्ते में कौन सी फोर्स लग रही है आपके चार्ज के ऊपर? किस तरीके की फोर्स लग रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। और ये आपको पता होना चाहिए, अब तक मैंने क्लास में पहले भी बताया है, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसी होती है, कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। तो जब बेटा कंजर्वेटिव होती है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए should be is equal to kinetic energy at B plus potential energy at B। हमने kinetic energy A और B पर दोनों जगह पे कंजर्व कर दी टोटल एनर्जी। ये पढ़ा हुआ है आपने कि नहीं? यस सर। अब देखिए सारा खेल है कि आपको पिछले लेक्चर की कितनी चीजें याद है और कितने फंडे आपके स्ट्रॉन्ग हैं। बताइए काइनेटिक एनर्जी एट ए पर क्या काइनेटिक एनर्जी है? अरे ए पर अगर m मास चार्ज है और v नॉट उसके पास स्पीड है, तो ए पर क्या काइनेटिक एनर्जी है बच्चों? हाफ m v नॉट स्क्वायर।
half कोई and दिक्कत? is no sir. आप बताओ, अब मुझे क्या लिखना है, ए पर क्या लिखनी है? Potential energy. ए पर लिखनी है पोटेंशियल जी। कैसे लिखे भैया पोटेंशियल जी? देखो जरा ध्यान से सुनना, एक तो मेरे पास सॉलिड स्फीयर का चार्ज है, एक तो कैसा चार्ज है, सॉलिड Solid. स्फीयर, और एक पॉइंट चार्ज है। कैसे लिखूं पोटेंशियल जी इनकी? मतलब कुल मिला के मेरे पास क्वेश्चन यही तो है बेटा, अगर मैं तुम्हें अलग से दिखाऊं, थोड़ा दिमाग लगाओ कि बेसिकली मेरे पास एक पूरा सॉलिड स्फीयर का चार्ज है। इस सॉलिड स्फीयर पे कितना चार्ज है? क्यू, प्लस क्यू। और इस सॉलिड स्फीयर के साथ, इस सॉलिड स्फीयर के साथ यहाँ पर एक स्मॉल क्यू रखा हुआ है, बोलो हाँ या ना? यस सर, और मुझे इसकी पोटेंशियल लिखनी है, तो पहला सवाल, क्या मैं के Q1 Q2 बाय आर वाला फॉर्मूला यहाँ लगा सकता हूँ? नो सर, वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए था, बोलो हाँ या ना? यस सर, क्या सिखाया था बेटा, ये तो नहीं लगा सकते हैं। तो जब ये नहीं लगा सकते तो दूसरा तरीका क्या होता है पोटेंशियल लिखने का, कुछ याद है? क्यू वी, क्यू इंटू V. वी। आई होप याद आ रहा होगा, कोई दिक्कत? नो सर, No. तो पोटेंशियल जी कैसे लिखेंगे, ध्यान सुनना, जो पोटेंशियल जी होगी ए पे वो हो जाएगी Q मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट ए। कोई दिक्कत? No sir. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट बी? अरे बी पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है भैया, बी पर वेलोसिटी जीरो है, उसकी जस्ट बी तक पहुंचाया है। समझ आ रहा है कि Yes. नहीं आ रहा है? और बी पर पोटेंशियल जी क्या होगी, Q मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट वी, V. बी। इतनी बात समझ में आई? यस सर, अब देखो बेटा कितना दिमाग है तुम्हारे अंदर, देखते हैं। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस क्यू, जरा आप मुझे बताएंगे क्या पोटेंशियल होगा ए पर, ए पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा, तो कैसे सोचा जाए, जरा ध्यान से देखिए। इस पूरे सॉलिड स्फीयर के लिए जो पॉइंट ए है, क्या वो सरफेस का पॉइंट है? यस सर, Yes sir. क्या पोटेंशियल होता है सरफेस के पॉइंट पे? क्या पोटेंशियल होता है सरफेस के पॉइंट पे बेटा? कुछ याद नहीं क्यू, है तुम लोगों को? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। समझ आया? Capital R. अरे समझ आया? Yes sir. अब सुनो बेटा, ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट, जरा देखो बी पॉइंट को आंखें फाड़ फाड़ के, ये बी पॉइंट सरफेस का पॉइंट है? So surface के अंदर का point है, या अंदर का पॉइंट है? अंदर का point है, अंदर का पॉइंट है, जिसकी सेंटर से दूरी कितनी है? आर बाई टू, अंदर ये by बेसिकली बेटा जो तुम्हारा r/2 है, यही स्मॉल r की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यही स्मॉल r है कि नहीं है? Yes sir. अब देखें आपको कितना याद है, अंदर के पॉइंट का क्या पोटेंशियल होता है, फॉर्मूला पिछली क्लास में निकलवाया था आपको, पिछली से पिछली क्लास में क्या फॉर्मूला होता है अंदर के पॉइंट के पोटेंशियल का? उतना तो सर हमें याद ही नहीं है। के क्यू अपॉन 2r इंटू 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कभी पढ़ा है ऐसा? कभी पढ़ा था बेटा ऐसा? कुछ याद नहीं है। बस सर हम चले आते हैं मुंह उठा के। इधर देखो बेटा, कहाँ गए तुम्हारे नोट्स? ये देखो, ये दिख रहा है फॉर्मूला कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर, Yes sir. याद क्यों नहीं है बेटा? लास्ट लेक्चर के भी लास्ट लेक्चर में 2-2.5 हफ्ते पहले पढ़ाया था तुम्हें। तो यही मतलब है कि आप घर पे जाके कुछ, मतलब क्लास के बाद आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं लिखूं तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन 2r इंटू 3 माइनस, क्या तुमको समझ में आता है, स्मॉल r की जगह r/2 आ जाएगा। यस सर, बस अब इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लोगे, बोलो?
V naught. वही तो चाहिए था अपने को। जब इसको पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे वी नॉट निकाल लोगे, वही आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर। आंसर। तो घुसा भेजे में नहीं घुसा। बोलिए कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कोई समस्या है तो पूछो। सर अगर मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी होती तो क्या करते थे? बेटा मैक्सिमम की तो कोई मतलब ही नहीं होता ना। मैक्सिमम तो तुम कितनी भी वेलोसिटी से फेंक दो, मैक्सिमम का तो क्वेश्चन ही नहीं बना। मैक्सिमम तो तुम कितनी से ही फेंक दो, मिनिमम का केस बनेगा ना कि कम से कम कितनी होगी पहुंच जाए। अब एक बार बताओ, इससे जो वी नॉट आएगा वो मिनिमम आएगा, इससे ज्यादा तुम अगर किसी भी स्पीड से फेंकोगे तो सी तक पहुंच ही जाएगा, हर हालत में पहुंच जाएगा। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। मान लो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड आई, तो भैया 2 मीटर पर सेकंड वो वेलोसिटी है जिसपे बी पर पहुंच के उसकी वेलोसिटी 0 होती है, यानी कि वो जस्ट बी तक पहुंचता है। तो अगर मैं 2 से ज्यादा वेलोसिटी दूंगा तब तो बी को क्रॉस कर जाएगा, और बी को क्रॉस करते ही वो तो आगे चला ही जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो 2 से ज्यादा तो मैं कुछ भी दूंगा तब तो उसे सी तक पहुंचना ही पहुंचना है। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं? Yes. यस। कोई डाउट? No sir. एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाया गया है समझ में आता है आपको? यस सर। ठीक है बेटा। आपको याद है हमने किसी जमाने में प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स पढ़ाया था आपको? यस सर। याद है कंडक्टर्स की सारी प्रॉपर्टीज? बोलो बच्चे, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज याद है कि नहीं याद है? हाँ ना में कुछ जवाब देंगे आप? यस सर। Yes sir. याद है। अच्छा ये पता है आपको कि अगर स्पेस के अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड होती है जिसे हम फील्ड एनर्जी बोलते हैं, जानते हैं इतना? यस सर। पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, याद है? Yes sir. ठीक है बेटा। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बोलो। नो सर। ठीक है बेटा, तो अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है। कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, नाम सुना है पहले? Yes sir. अच्छा, जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना बताओ सोच के, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ ये बताओ क्या लगता है ये जो शब्द है कैपेसिटेंस, ये किस शब्द से आया है? सर कैपेसिटी। कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्षमता। है? बोलो भाई। क्षमता। क्षमता। अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस को? बेसिकली कैपेसिटर को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? संधारित्र। संधारित्र बोलते हैं, यस। देखो बेटा, कैपेसिटेंस शब्द आया है कैपेसिटी से। कैपेसिटी का मतलब क्षमता। अब बात आती है कि क्षमता किस चीज की। तो पहले तो आप एक चीज समझिए कि कैपेसिटेंस का मतलब होता क्या है। द कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू स्टोर field energy is called its capacitance। मतलब कोई भी सिस्टम कितनी फील्ड एनर्जी को स्टोर करने की क्षमता रखता है वो क्षमता ही उसका कैपेसिटेंस कहलाती है। मतलब अगर किसी सिस्टम में ज्यादा फील्ड एनर्जी आप स्टोर कर सकते हैं तो उसकी क्षमता ज्यादा है, उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है। अगर आप कम फील्ड एनर्जी स्टोर कर सकते हैं तो उसकी क्षमता क्या है? कम है। यानी कि कुल मिला के अगर मैं आपसे पूछूं तो एक कैपेसिटर का काम क्या होता है? एक कैपेसिटर का काम होता है, एक कैपेसिटर कुछ नहीं होता, एक कैपेसिटर एक ऐसा सिस्टम होता है जो अपने अंदर क्या स्टोर करके रखता है बेटा? Energy. एनर्जी स्टोर करके रखता है। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। अच्छा ध्यान से सुनना, कैसे बनाते हैं कैपेसिटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है।
कैपेसिटर बनाने के लिए ये जरूरी होता है, क्या लिखा है? 2 conductors. 2 कंडक्टर्स। ये चलो मैं पॉइंट्स में लिख देता हूँ ताकि याद रहेगा। क्या लिखा है? Equal and opposite charge. पढ़िए, तीनों पॉइंट साथ में पढ़िए। 2 conductors equal and opposite charges, insulator between them. यानी कि कैपेसिटर बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? So 2 conductor. तो मान लो ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर 1, और मान लो ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर 2। दोनों पे चार्ज कैसा होना चाहिए? Opposite. इक्वल एंड अपोजिट। मतलब अगर मैंने यहाँ पर कितना चार्ज दे रखा है? Q. प्लस क्यू, तो बेटा यहाँ पर कितना चार्ज आएगा? Minus. माइनस क्यू। और इनके बीच में क्या होना चाहिए? So एक insulator. तो बेटा यहाँ जो मैंने 2 कंडक्टर दिखाए हैं, इनके बीच में क्या दिख रही है तुम्हें? Air. और एयर क्या होती है, कंडक्टर की इंसुलेटर? Insulator. ये जो पूरा सिस्टम है बेटा, ये जो पूरा सिस्टम है, इसी पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? Capacitor. कैपेसिटर कहते हैं। इसी पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटर। अब आप कहोगे कि सर ये कैपेसिटर क्यों है और कैसे है, तो मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है, ध्यान से सुनना, कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि सर कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। ये गलत बात है। कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं करता। जैसे तुमसे मैं पूछूं, बताओ इस कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर कर रखा है? हाँ कि ना? No. बताओ इस कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना है? अपना दिमाग लगाओ, व्हाट इज द नेट चार्ज? 0 Zero. 0 है। तो इस कैपेसिटर पे नेट चार्ज अगर 0 है तो इसने कोई चार्ज स्टोर किया हुआ है? No sir. तो हमने शुरू में ही बता दिया था आपको, कैपेसिटर क्या स्टोर करता है? चार्ज स्टोर करता है कि एनर्जी स्टोर करता है? Energy store करता है. अब बताओ कैसे? कोई मुझे समझा सकता है कि एनर्जी कैसे स्टोर करेगा? अरे यार तुम लोग बिल्कुल भी जो पढ़ लिख के आए वो लगाते नहीं। एक बार बताओ बेटा, लेफ्ट वाले कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज, लेफ्ट वाले कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है और राइट वाले कंडक्टर पे क्या है? Negative. तो बेटा इस पॉजिटिव चार्ज से इस नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी? Yes sir. ये पढ़ा है तुमने कि नहीं पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? बोलो। सब पढ़ा है. और बेटा अगर इन दोनों कंडक्टर के बीच में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो हमने ये भी तो पढ़ा है कि जहां पर भी फील्ड होती है उस फील्ड के अंदर क्या स्टोर्ड होती है? Energy. एनर्जी। तो अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डेफिनेटली क्या मौजूद है? Energy. एनर्जी। यानी कि इस पूरे सिस्टम ने क्या स्टोर कर रखी है? Energy. Energy. तो पहली चीज यहीं से क्लियर करिए कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं करता। कैपेसिटर क्या स्टोर करता है बेटा? Energy. क्या इतनी बात समझ में आई तुम्हें? Yes sir. कैपेसिटर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? So दो conductor equal and opposite charges और insulator. 2 कंडक्टर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस और क्या? Insulator. क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? Yes sir. Yes sir. बोलो बच्चों, इतनी बात चमकी कि नहीं चमकी? अब एक चीज और समझ लो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? Mathematical. मान लो ये जो कंडक्टर 1 है इसका कुछ पोटेंशियल होगा V1 और जो कंडक्टर 2 है इसका पोटेंशियल कितना मान लिया मैंने? V2. तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ। यस। Yes sir. इन कंडक्टर्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैंने बोल दिया V, और V किसके बराबर है? V1 माइनस। V2. तो बेटा इस सिस्टम का जो कैपेसिटेंस होता है
जो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो हम जहां से शुरुआत करेंगे वो कैपेसिटेंस होता है Q बाई वी। Q बाई वी मतलब आप किसी भी कंडक्टर का चार्ज लिख दीजिए। अगर मैं आपसे डेफिनेशन कहूं तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज चार्ज ऑन एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का चार्ज लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। तो किसी भी कंडक्टर का चार्ज मतलब Q और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V विच इज V1 माइनस V2, इसी को सिस्टम का कैपेसिटेंस कहा जाएगा Q बाई V। पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ एक यही फॉर्मूला है जिससे सारे सवाल सॉल्व होंगे। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. क्या यूनिट होगी इसकी? अगर कोई मुझसे पूछे कि इसकी यूनिट क्या होगी तो मैं बोलूंगा भाई चार्ज की यूनिट होती है कूलम और पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। तो यूनिट क्या होनी चाहिए? कूलम पर Volt. वोल्ट। इसी कूलम पर वोल्ट को हमने एक नया नाम दे दिया, जैसे बोलेंगे हम फैराड। क्या बोलेंगे? Farad. फैराड। किससे डिनोट करेंगे आप इसको? एफ से। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। बोलिए, बात समझ में आई? यस। अब बेटा मैंने आपको एक छोटी सी चीज याद दिलाता हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रोस्टैट्स में मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट अलग अलग पढ़ाए थे। यहाँ कैपेसिटर पढ़ने के लिए पहले आपको इन दोनों चीजों को मिलाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा तुम याद करो, पहले तो देखो ये वाला कंसेप्ट याद करो। क्या तुम्हें याद है गॉस लॉ के अंदर मैंने तुम्हें प्लेट्स के ऊपर चार्ज इंडक्शन पढ़ाया था, याद है? यस सर। Yes. जैसे एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये पढ़ाया था कि मान लीजिए ये आपके पास प्लेट्स है, कंडक्टिंग प्लेट्स। ये कंडक्टिंग प्लेट्स है, एक प्लेट, ये दो प्लेट और ये Peace. तीन प्लेट। और इस पे चार्ज दूंगा Q, इस पे चार्ज दूंगा 2Q और इस पे चार्ज दूंगा -Q। तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये सिखाया था? Yes, sir. क्या तरीका सिखाया था इसका? So सारे चार्ज को प्लस करके हम्म, 2 से डिवाइड, तो वो सारे पहले चार्ज प्लस प्लस करके 2 से डिवाइड, फिर क्या करें उसका? तो उसका जो निकलेगा वो पहली प्लेट और लास्ट प्लेट पे आ जाएगा चार्ज। बाहर वाले सरफेसेस पे। हाँ। तो सारे चार्जेस ऐड करो बच्चों, Q प्लस 2Q और -Q, तो 2Q आया। यस सर। 2Q का आधा कितना हुआ? क्यू। यानी कि यहाँ पर Q और यहाँ पर भी कितना? क्यू। अब पहली प्लेट देखो, पहली प्लेट पे टोटल चार्ज भी कितना है? सर क्यू, क्यू से और वो सारा जीरो। Q अगर इधर आ गया तो यहाँ कितना? जीरो। जीरो के सामने जीरो। इधर, 2Q इधर -2Q। और -2Q और +Q, मतलब ये वाला -2Q और ये +Q मिलके Q -Q बनाना चाहिए, -Q बना भी रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। ये कंसेप्ट आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सर पढ़ा है। दूसरा, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अर्थिंग का कंसेप्ट पढ़ा था? यस सर। बोलो बच्चों, हाँ कि ना? सर पढ़ा Yes, था। sir. अर्थिंग का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था, अर्थिंग का जो कंसेप्ट, अर्थिंग में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी चीज को अर्थ कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? Zero. जीरो। जीरो। पक्की बात? यस सर। तो अब एक चीज तुम याद रखोगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर कभी भी इस तरीके का प्लेट्स का क्वेश्चन आ जाए, ऐसे प्लेट्स दे रखी हो, जैसे मान लीजिए यही प्लेट्स दे रखी है, तो हमने अभी तक क्या कंसेप्ट पढ़ा है कि जब भी प्लेट्स दे रखी होती है तो सारे चार्ज को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं और जो भी चार्ज आता है वो सबसे बाहर दे देते हैं। बोलो हाँ या ना? यस सर। लेकिन अगर इसमें से किसी भी एक प्लेट को अर्थ कर दिया, मान लो उसने कहा इस प्लेट को क्या कर दिया? अर्थ। अब बताओ कहां पर कितना चार्ज आएगा? बोलो बात समझ में आती है? क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। अब पहले मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। तो पहले तो ये बताओ मुझे देख के, तब तो मैं तुम्हें इसकी ट्रिक समझाऊंगा कि क्या करना होता है। पहले तुम मुझे ये समझाओ कि इसमें से कौन सी ऐसी प्लेट है जिसका चार्ज कांस्टेंट रहेगा और कौन सी ऐसी प्लेट है जिसका चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा? जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, चलिए इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए हमने कोई अर्थिंग नहीं करी है, कोई भी अर्थिंग नहीं करी है, तो ये चार्जेस बटेंगे हर सरफेस पे। यस सर। लेकिन पहली प्लेट का टोटल चार्ज कितना रहेगा? क्यू।
दूसरी का टोटल कितना रहना चाहिए? 2q और तीसरी का टोटल कितना रहना चाहिए? -q. क्योंकि चार्ज उड़ के थोड़ी चला जाएगा, ये बात समझ पाते हो कि नहीं? Yes sir. लेकिन अब बेटा मैंने कर दिया अर्थ, तो अब एक चीज समझो बेटा, क्या तुमको ये समझ में आता है कि सर अगर आपने इस प्लेट को अर्थ किया तो इस प्लेट का टोटल चार्ज अभी भी क्यू रहेगा, इसका टोटल अभी भी 2q रहेगा, लेकिन इसका टोटल अभी -q रहना जरूरी नहीं है। समझ आई बात? Yes. Yes sir. क्योंकि उसको किससे जोड़ दिया है? Earth. तो हो सकता है, पॉसिबल है कि वहां से कुछ चार्ज अर्थ में चला गया हो या अर्थ से कुछ चार्ज उसके ऊपर आ गया। नहीं आई बात समझ में? आगे सर. तो बेटा समझो कंसेप्ट क्या था। कंसेप्ट ये था कि जब हमारे पास बहुत सारी प्लेट्स होती हैं और हम उनमें सबको चार्जेस देते हैं, तो चार्ज निकालने की सिंपल सी ट्रिक होती है कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2 सबसे बाहर दे देते हैं। याद है कि नहीं? Yes. और सर. अगर उसमें से कोई भी प्लेट अर्थ होती है तो ट्रिक ये होती है कि आप सबसे बाहर 0 चार्ज दे देंगे। सबसे बाहर कितना चार्ज दे देंगे बेटा? 0. और अब इसके हिसाब से चार्ज निकाल लेंगे। अब देखो सबसे बाहर मैंने 0 दिया, अब सबसे लेफ्ट वाली प्लेट देखो, सबसे लेफ्ट वाली प्लेट, उस लेफ्ट वाली प्लेट पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? सर q. तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा? q आएगा. बचपन में पढ़ा था क्यू के सामने क्या आएगा? -q. गॉस लॉ की वजह से। बोलो हाँ है ना? Yes sir. बीच वाली प्लेट पे टोटल होना कितना चाहिए चार्ज? 2q. तो उसको 2q बनाने के लिए यहाँ कितना आना पड़ेगा? 3Q. 3q. 3q के सामने कितना आएगा? -3q. तो आप एक चीज समझो बेटा ध्यान से, जो थर्ड वाली प्लेट है, थर्ड वाली प्लेट मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस पे टोटल चार्ज कितना था? सर -q. अभी कितना है? -3. -8. क्या समझ में आता है इससे तुम्हें? इससे तुम्हें क्या समझ में आता है? तुमने इसे टोटल चार्ज कितना दिया था? 0. अरे मैंने इसे टोटल चार्ज कितना दिया था भाई? -q. -q। अभी इस पे टोटल चार्ज कितना दिख रहा है तुम्हें? -3q. इसका मतलब है कि अर्थ से इस प्लेट पे कितना चार्ज एक्स्ट्रा आया है? -q चार्ज एक्स्ट्रा है. -2q। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर. अच्छा बाकी दोनों प्लेट्स का चार्ज चेंज होगा कि बाकी दोनों प्लेट्स का चार्ज उतना ही रहेगा जितना आपने दिया है? सोच के बताइए। उतना ही रहेगा. क्योंकि बाकी दोनों प्लेट्स किसी से कनेक्टेड नहीं है, अर्थ से भी कनेक्टेड नहीं है, तो उस पर चार्ज उड़ के थोड़ी आ जाएगा। समझ आई बात की नहीं है? यस सर. तो जरा बताओ मुझे पहले एक क्वेश्चन करके दिखाओ, तब तो मैं आगे बढ़ूंगा। मान लो तुमको 4 प्लेट दे देते हैं। तुमको क्या दे देते हैं? 4 प्लेट। चलेगा? इस पे चार्ज Q, यस सर. इस पे Q, इस पे 2Q और इस पे कितना चार्ज है? 4q. और इसको क्या कर दिया है? अर्थ कर दिया है। बोलो इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? यस. अब तुम्हें 2 चीजें बतानी है। एक तो मुझे हर सरफेस का चार्ज बताना है। बोलो बात समझ में आती है? Yes sir. और दूसरी चीज मुझे ये बताना है कि जो सबसे लेफ्ट वाली प्लेट जिसको मैंने अर्थ किया है, उस पे अर्थ से कितना चार्ज आया है। या तो ऐसे बता दो कि अर्थ से उस पे कितना चार्ज आया है या उसमें से कितना चार्ज अर्थ में चला गया है। क्योंकि आई होप इतनी बात तो तुमको अब तक चमक गई होगी कि सबसे लेफ्ट वाली प्लेट को छोड़ के जो बाकी तीनों प्लेट्स हैं उसका चार्ज कांस्टेंट ही रहने वाला है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes sir. यस सर. बताओ किस सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? सोचो अपने आप, आराम से सोचो। बेटा मैंने क्या Yes, बताया था, sir. जब अर्थिंग करते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट होता है? सबसे बाहर कितना चार्ज पकड़ा देते हैं? 0. 0. अब बताओ मैं चार्ज देखना किधर से शुरू करूं, लेफ्ट से कि राइट से? Right sir. राइट से. राइट से कंजर्व करेंगे। तो राइट वाली प्लेट पे 4Q चार्ज दिया था, तो यहाँ पर कितना आना पड़ेगा? -4q आएगा फिर इधर. 4Q के सामने -4Q और इस पे चार्ज टोटल रखना है 2Q, तो 2Q रखने के लिए इधर कितना आ जाएगा? 6q. 6Q के इसके सामने सामने -6q. उस पे फिर चार्ज 7q. Q रखना है, तो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा बोलो? 7q. फिर और 7Q के सामने -7q. तो अब बताइए
जो लेफ्ट वाली प्लेट है उस पे आपने चार्ज दिया कितना था? ओके Q। और अभी उस पे टोटल मिला के चार्ज है कितना? -7Q। इसका क्या मतलब? 7Q तुमने Q दिया था और उस पे चार्ज है -7Q, तो इसका मतलब यही तो है बेटा कि यहाँ पर से 8Q चार्ज अर्थ में चला गया। यस सर। तो एक पॉजिटिव में Q तुमने दिया था और माइनस में 7Q है, तो 8Q गया होगा ना अंदर। नहीं आई बात समझ में? आई सर। या तो ऐसे बोलो कि प्लेट से 8Q अर्थ में चला गया, या ऐसे बोलो कि अर्थ से प्लेट पे कितना चार्ज आ गया, बोलो। -8Q। तो कॉमन सेंस लगाओ, अर्थ से अगर प्लेट पे -8Q आएगा, प्लस Q तुमने दे रखा था, तो -8Q अर्थ ने दिया, Q तुमने दिया, -8Q और प्लस Q मिलके -7Q हो गया। समझ आ रहा है? यस सर। बोलो भाई, कोई दिक्कत? यस सर। चलिए फिर इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा। Capacitance of a single isolated spherical conductor. सिंगल का मतलब? अकेला। आइसोलेटेड का मतलब? अलग से। अभी बेटा इतना कोविड चल रहा था, तो कोविड में ये चल रहा था ना कि आइसोलेट हो जाना है। यस सर। आइसोलेट का क्या मतलब होता है? पूरी दुनिया से अलग। स्फेरिकल का मतलब तो पता ही है, और कंडक्टर का मतलब भी पता है। बोलो हाँ है ना? यस सर। अब एक बड़ी विचित्र बात है, मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है। बोलो हाँ है ना? यस सर। तो Yes, जो sir. बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर अभी 15 मिनट तक पहले आप तक ये कह रहे थे कि कैपेसिटर बनाने के लिए 2 कंडक्टर चाहिए होते। बोलो हाँ है ना? यस सर। और यहाँ आप कितने कंडक्टर लेके चल रहे हो? सिर्फ एक ही। एक ही कंडक्टर लेके चल रहे हो, तो ये तो कैपेसिटर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि नहीं? यस सर। तो देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, इसको समझो। मान लो मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, कितनी रेडियस का, जिसपे कितना चार्ज है? +Q। प्लस Q। प्लस Q। कोई दिक्कत? नो सर। मेरी बात सुनो, अगर इस पे प्लस Q चार्ज है बेटा, तो मैंने अभी क्या बताया था कि जो कैपेसिटर होता है उसका काम क्या होता है? क्या स्टोर करना? एनर्जी। और कैपेसिटर के लिए कितने कंडक्टर चाहिए होते हैं? दो। तो पहला काम क्या आप मुझे बता सकते हैं, इसका पोटेंशियल कितना होगा? आई होप हर बच्चे को समझ में आ रहा होगा कि सर इसका पोटेंशियल कितना है। Q upon R। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने दूसरा कंडक्टर अपने मन से इन्फिनिटी पे मान लिया। कहाँ मान लिया? इन्फिनिटी पे। ऐसा मान लिया कि एक कंडक्टर है जो कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। ऐसा मैं क्यों मान सकता हूँ, इसको समझो। पहले तो इसको फंडामेंटली समझो कि व्हाई आई कैन टेक दिस अजम्पशन। क्योंकि बेटा हमने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव जो फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती हैं और नेगेटिव चार्ज पे क्या करती हैं? खत्म हो गया। तो तुम अपना दिमाग लगाओ, ये जो पॉजिटिव चार्ज स्फेरिकल है इसकी फील्ड लाइंस ऐसी होंगी कि नहीं होंगी? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब अगर ये यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है तो कहीं ना कहीं तो ये खत्म भी हो रही होंगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। कहाँ खत्म हो रही होंगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे। पक्की बात है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि भैया एक तरीके से ऐसा बोल लो कि इन्फिनिटी पे एक चार्ज रखा हुआ है जिसपे कैसा चार्ज है, क्योंकि उस पर टर्मिनेट हो रही है तो उस पर कैसा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव। बोलो हाँ की ना? यस सर। यस सर। कितना नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर? कितना नेगेटिव चार्ज मानना पड़ेगा? माइनस Q। अब ये जो प्लस Q है और जो आपने इन्फिनिटी पे फर्जी एक चार्ज कंडक्टर मान लिया है, क्या इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है? दिख रही है साफ साफ? यस सर। यस सर। और अगर यहाँ फील्ड मौजूद है, इस स्पेस में फील्ड मौजूद है, तो इस स्पेस में क्या स्टोर्ड होगी बेटा? एनर्जी। 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 यही काम था कैपेसिटर का। नहीं आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, जो कंडक्टर इन्फिनिटी पे रखा है उसका पोटेंशियल तो हमें वैसे ही पता है कितना हुआ? 0। इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो अब इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बताइए इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 - V2।
अंदर वाली का पोटेंशियल है के क्यू बाई आर और बाहर वाली का पोटेंशियल कितना है? 0. तो कितना आ गया? K. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी सिस्टम का जो कैपेसिटेंस होता है दैट इज क्यू बाई वी। Yes, sir. तो चार्ज कितना हो गया? क्यू, और वी कितना हो गया? के क्यू बाई। R तो क्यू से क्यू कट गया, आर ऊपर पहुंच गया, कितना आ गया ये? R by R upon K. आर अपॉन के, और के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes, sir. यानी कितना कैपेसिटेंस आया? 4 pi epsilon naught R. अब देखो दो चीजें जो मैंने वहां आपको दिखाई थी, इस चीज को मैं मैथमेटिकली भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो। मैंने शुरू में ही बताया था कैपेसिटर नेट चार्ज कितना स्टोर करता है? 0. 0। तो आपने ये जो कैपेसिटेंस निकाला है, क्या इसमें चार्ज की कोई टर्म आई है? No, sir. क्या इसमें कोई चार्ज की टर्म आई है? No, sir. No, sir. नहीं आई है। क्या रेडियस की टर्म आई है? Yes. Yes. इसका मतलब जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब हमने यहाँ से क्या सीखा? हमने यहाँ से एक चीज सीखी, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन, Charge. किस पे डिपेंड नहीं करता? चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। अब मैं इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरूंगा, आप देखिए पढ़ के क्या आपको समझ में आता है। कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, Radius पे depend. पर डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. और आगे अभी हम बहुत सारे कैपेसिटेंस आपको पढ़ाएंगे, बहुत सारे कैपेसिटेंस आपको पढ़ाएंगे, और हर जगह ये चीज आपको प्रूव करा के दिखाएंगे कि जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, Charge. किस पे डिपेंड करेगा। Dimension. Dimensions. क्या आपको पहला केस समझ में आ गया? Yes, sir. चलो अब देखो बेटा, इधर एक अगले कैपेसिटर की बात करते हैं। करें? Yes, sir. अगला कैपेसिटर जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? बोलिए क्या लिखा है? Spherical capacitor. अब एक चीज समझना बेटा, अर्थिंग वाला लेक्चर याद है तुम सबको? Yes, sir. देखो देखते हैं कितना याद है। मान लो मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल क्या है? Sir. शेल कितने रेडियस की? A. और एक शेल और है जो इसके बाहर है। और ये कितने रेडियस की है? B. बी। पहले तो तुम बताओ, क्या तुमने ये याद है तुम्हें क्वेश्चन? कि अगर पहले तो अच्छा ही बता दो। चलो यहाँ मैंने कितना चार्ज दे दिया बेटा? Q. यहाँ क्यू देते ही क्या होगा? अरे ये पढ़ा था, यहाँ क्यू देते ही यहाँ माइनस क्यू आएगा, और यहाँ पर Plus Q. कितना पढ़ा था? Yes, sir. Yes, sir. और फिर ये कुछ याद आ रहा है अर्थिंग के लेक्चर में, शायद याद आ रहा हो कि उसके बाद अगर मैं अंदर वाली शेल पे चार्ज देने के बाद बाहर वाली को अगर मैं क्या कर दूं, Earth. तो ये वाला जो प्लस क्यू होता था ये जीरो हो जाता था, बाहर वाला प्लस क्यू जीरो हो जाता था, सारा चार्ज अर्थ में चला जाता था। कुछ याद आया? Yes, sir. Yes. दिखाऊं वापस? याद है ये? याद है sir. तो बाहर वाला प्लस क्यू सारा किस में चला जाता था बेटा? अर्थ में। क्या ये सिस्टम बचा? क्या ये सिस्टम बचा कि नहीं बचा? No. Yes. अब बोलो याद है नहीं? बाहर वाला चार्ज कहाँ चला गया? अंदर. Earth किसके में. अंदर? अर्थ में। पक्की बात है? Yes, sir. अब बेटा आंखें फाड़ फाड़ के देखो इसे, आंखें फाड़ फाड़ के देखो और खुद से महसूस करो, तुम्हारी आंखों के सामने जो सिस्टम है, क्या ये कैपेसिटर नहीं है? कैपेसिटर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? Yes, sir. कितने कंडक्टर हैं? दो. दो। दोनों पे चार्ज इक्वल अपोजिट दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है सर। दोनों के बीच में हवा दिख रही है?
दिख रहा है Yes, सर। sir. इंसुलेटिंग मीडियम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है Yes. सर। यानी कि सिस्टम क्या बना देगा बेटा? एक कंडक्टर। कैपेसिटर। Capacitor. बोलो बात में आई? Yes, sir. फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अंदर चार्ज प्लस क्यू है, बाहर चार्ज माइनस क्यू है। तो अगर यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू है, तो इस प्लस क्यू से इस माइनस क्यू की तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी? बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. और अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इस स्पेस में क्या स्टोर्ड होगा? जल्दी बोलो। Energy. एनर्जी। वही काम है इस कैपेसिटर का। कुछ आई होप धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। पक्की बात? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो कैपेसिटर हमने बनाया, इस कैपेसिटर को हमने क्या नाम दिया बेटा? व्हाट इज द नेम्स? Spherical capacitor. स्फेरिकल कैपेसिटर। आई होप इतनी बात आपको चमक रही होगी। कोई समस्या है? अब कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C is equal to Q by V. Q बाई वी। वी क्या होता है? दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस। Yes sir. तो पहले हमको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ेगा। चलो इधर देखो, सबसे पहले देखते हैं अंदर वाली शेल का पोटेंशियल कितना है। ये मैंने आपको क्लास में लिखना खूब सिखाया। देखो, अंदर वाली शेल का जब पोटेंशियल लिखोगे तो अंदर वाली शेल का पोटेंशियल अपने खुद के चार्ज की वजह से तो के क्यू बाई ए है, मानते हो? Yes, sir. और जो बाहर वाला चार्ज है माइनस क्यू, उसके लिए अंदर वाली शेल सरफेस का पॉइंट है कि इनसाइड पॉइंट है? So inside point. और इनसाइड पॉइंट पे वही पोटेंशियल होता है जो सरफेस पे होता है। Yes sir. यानी कि उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? माइनस का के क्यू बाई B. B. ये सिखाया था क्लास में। Yes, sir. Yes sir. कोई मुझे बताएगा आउटर शेल का पोटेंशियल क्या होगा? 0. जीरो होगा, क्योंकि वो अर्थड है, उसे अर्थ कर रखा है। जीरो हो गया ना यार। Yes sir. तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो हो गया वी इनर माइनस वी आउटर। यानी कि वी इनर माइनस वी आउटर जब आप करेंगे तो ये के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी ही आ जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कोई समस्या? No, sir. अब बेटा अगर मैं इसका कैपेसिटेंस निकालने जाऊं तो क्या फॉर्मूला है मेरे पास कैपेसिटेंस निकालने का? क्यू अपॉन B. क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन बी। क्या ये बात चमकी? Yes, sir. आप में से कितने लोगों को खुद से दिख गया कि सर चार्ज की टर्म फिर से कट गई? अरे नीचे से के क्यू कॉमन लोगे, वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी हो जाएगा। Yes, sir. Yes. और तो क्यू से क्यू कट नहीं जाएगा बेटा ऊपर नीचे। Yes, sir. इसका मतलब इसका चार्ज पर कोई डिपेंडेंसी है? नहीं. No, sir. वन अपॉन के कितना होता है? वन अपॉन के कितना होता है? जल्दी बोलो। 4 pi epsilon naught. एलसीएम लोगे तो ए भी ऊपर पहुंचेगा और नीचे क्या आ जाएगा? बी माइनस। B minus A. फिर से देखिए, मैं आपको आपकी अपनी बात वही फिर से प्रूव करके दिखाता हूँ। इस कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में कहीं चार्ज की कोई टर्म आई है? नहीं. No, sir. लेकिन क्या ये डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है? देखो, अंदर वाली शेल और बाहर वाली शेल की रेडियस ए और बी पे डिपेंड कर रहा है। Yes, sir. Yes sir. इसका मतलब ये कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? Radius. Dimensions पे. डायमेंशंस पे। पर चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा. क्या ये बात समझ में घुस रही भेजे में कि नहीं? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. एनी प्रॉब्लम? No sir. ठीक है, बढ़ू आगे। Yes, sir. चलो इधर देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा? Parallel plate capacitor. Capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि हमें सबसे ज्यादा स्टडी करना है अपने सिलेबस के अंदर। पर पहले समझते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनेगा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? Yes, sir. देखो, अभी पढ़ाया है कॉन्सेप्ट। मान लो मेरे पास दो प्लेट है। क्या है? दो Plate. प्लेट। मैंने इस वाली प्लेट को चार्ज दिया Q और इस वाली को अर्थ कर दिया। कोई समस्या? No, sir. आइए देखते हैं क्या होगा। हम सबको पता है कि जब भी प्लेट सिस्टम में हम किसी को भी अर्थ करते हैं, सबसे बाहर कितना चार्ज आ जाता है? Zero.
अब कंजर्व करना किधर से शुरू करूं? अर्थ प्लेट कंजर्व रहेगी कि दूसरी वाली कंजर्व रहेगी? दूसरी वाली तो यहाँ कितना चार्ज होगा? क्यू और क्यू के सामने क्या आना पड़ेगा? माइनस क्यू। तो अब ध्यान से देखो, क्या तुम्हें दो कंडक्टर दिख गए? यस सर। अरे एक कंडक्टर लेफ्ट वाली प्लेट, एक कंडक्टर राइट वाली प्लेट, दिखे? दो कंडक्टर नहीं दिखे? यस सर। दोनों पे चार्ज, अपोजिट एंड इक्वल। एक पे क्यू एक पे माइनस क्यू, और दोनों के बीच में हवा दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिखती है सर। क्या ये कैपेसिटर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। यस सर। इसी को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और अगर आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से सीखने की कोशिश करें तो आपको खुद से दिखना चाहिए कि अगर बेटा यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू है, तो इस प्लस क्यू से इस माइनस क्यू की तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी स्टोर्ड? यस सर सर। होगी और अगर यहाँ पर फील्ड होगी ऐसे, तो इसी फील्ड के अंदर क्या स्टोर्ड होगी बेटा? एनर्जी। एनर्जी। देखिए, हर बार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सिस्टम कुल मिला के चार्ज स्टोर नहीं कर रहा है, क्या स्टोर कर रहा है? एनर्जी। एनर्जी स्टोर कर रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। अब बेटा एक दिक्कत है, अब देखते हैं तुम्हारा अंदर कितना तुम्हारा दिमाग चलता है। देखो इधर, तुम्हें इसका क्या लिखना है? कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा? क्यू अपॉन वी। अब सवाल ये है कि हमें V पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए दोनों का। दोनों का क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे आएगा पोटेंशियल डिफरेंस? हाउ विल यू राइट पोटेंशियल डिफरेंस? क्योंकि क्या आपको प्लेट का पोटेंशियल लिखना आता है? देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, पहले चीजें समझिए कि आपको दिक्कतें कहाँ आएंगी। जब हम अभी तक स्फेरिकल शेल की बात कर रहे थे, तो स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल हमें सीधे सीधे के क्यू बाय आर रटा हुआ है, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। हमने यूज कर लिया। क्या हमें प्लेट का पोटेंशियल लिखना आता है? सिखाया गया हमें? नहीं आता है ना लिखना बेटा? नहीं। नो। नहीं आता है। क्या हमें फील्ड लिखनी आती है? यस सर। क्या हमें फील्ड लिखनी आती है? यस सर। कैसे लिख सकते हैं फील्ड? एक बात बताओ, अच्छा ध्यान से सुनना। फील्ड कैसे लिखेंगे? अगर मैं इस प्लेट का एरिया ए मान लूं, क्या मान लूं? ए। तो क्या तुम इतना मानते हो कि इसका जो सिग्मा है वो क्यू बाई ए हो गया? यस सर। यस सर। अब बेटा अगर इसका सिग्मा क्यू बाई ए हो गया, तो ये जो पॉजिटिव वाली फील्ड है, ये यहाँ पर इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड देगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पढ़ा था किसी जमाने में तुमने? सब पढ़ा था। और ये वाला जो माइनस क्यू है, ये भी इतना ही फील्ड देगा अपनी तरफ, बोलो हाँ कि ना? यस सर। इसका मतलब कितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस स्पेस में? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये लड़ना मत मुझसे कि सर 2 कहाँ चला गया, 2 कहाँ चला गया, समझ में आ गया? यस 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 सर। अरे दोनों की फील्ड ऐड हो गई, बोलो हाँ कि ना? यस सर। तो मुझे फील्ड पता है इस स्पेस में, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा है क्यू बाई ए। इतनी बात चमक रही तुमको कि नहीं? यस सर। लेकिन मुझे सी चाहिए कि मुझे सॉरी फील्ड चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं? लगाओ दिमाग। P is equals to बाई वी। बेटा किसी जमाने में ये पढ़ा था तुमने? यस सर। यस सर। अगर फील्ड पता हो तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, बोलो पता था कि नहीं? सब पता था। तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, तो इसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे? पोटेंशियल। और वो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के ऊपर फॉर्मूले में पटक देंगे तो आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। देखो, मान लो दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी है? D। अब बेटा पहली बार मैं छोटे बच्चों की तरह तुम्हें dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर लगा के दिखाऊंगा, लेकिन फिर इसी के नीचे मैं इसकी सिंपल सी ट्रिक बता दूंगा पूरे कैपेसिटेंस में, आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो सीधे सीधे हो जाएगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है? यस सर। चलो, अगर मैं यहाँ से किसी भी जनरल डिस्टेंस r पे जाऊं
और आर पे जाके छोटा सा क्या मान लूं, जल्दी बोलो, एरिया वेक्टर डी आर। तो देखो फोटो देख के बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर में कितना एंगल है भाई? से 0 0 0 degree. तो ये हो जाएगा डीवी इज इक्वल टू माइनस का ईडीआर। बोलो हाँ की ना? अरे हाँ की ना? हाँ Yes. सर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह तुमने पटक दिया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो कोई दिक्कत? No नो sir. सर अब मुझे इसे दोनों तरफ क्या करना है? Integration. अब इंटीग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा लिमिट्स कैसे लगा रहा हूं मैं। मान लो लेफ्ट वाली प्लेट का पोटेंशियल कितना है? लेफ्ट वाली प्लेट का पोटेंशियल मैंने कितना माना? P. और राइट वाली प्लेट का पोटेंशियल तो बाय डिफॉल्ट दिख रहा है मुझे कितना, 0. क्योंकि वो अर्थड है। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V v हो गया। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस Yes. सर तो एक बात बताओ बेटा, जब मैं dv को इंटीग्रेट करूंगा, जब मैं इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन करने में आप किधर, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं? लेफ्ट से राइट लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट मतलब पोटेंशियल की लिमिट लगेंगी v से लेकर 0 तक। बोलो समझ आई बात कि नहीं है? यस Yes सर sir. तो dr की लिमिट क्या लगेगी? अगर तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो r की लिमिट क्या लगेगी? मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा, r की लिमिट सर होगी 0 से d। समझा कि नहीं समझा? यस सर r की क्या लिमिट होगी? 0 से D d। एनी प्रॉब्लम? No sir. इधर देख क्या इंटीग्रेशन आ जाएगा, इतना इंटीग्रेशन तुम्हें आना चाहिए, इधर 0 माइनस v बन जाएगा। कोई समस्या है? नो सर माइनस का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी आर का इंटीग्रेशन d माइनस 0। आई होप इतना क्लियर है। कोई समस्या? नो सर Yeah. माइनस v इज इक्वल टू माइनस का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। माइनस माइनस कट गया, v बराबर कितना आ गया? सिग्मा dy एप्सिलॉन ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। यही चाहिए था तुम्हें कि नहीं चाहिए था? Yes sir. हालांकि बेटा इस केस में मैंने पूरा dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर लगा के दिखाया है, वरना सिंपल सी ट्रिक क्या है आपके सामने, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और क्योंकि हमें कैपेसिटर में 99% ऑफ द केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी? कांस्टेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन। ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू। तो सेपरेशन मैं देखो डायरेक्टली कैसे लिख सकता था। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? जल्दी बोलो हाँ कि ना? यस यस सर तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैं सीधे कैसे लिख सकता था? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना है? d। बस ये आंसर आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू d। देखो इंटीग्रेट करके भी यही आया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes sir. तो आगे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फील्ड इनटू सेपरेशन इज पोटेंशियल डिफरेंस। गॉट इट? Yes sir. यस सर हाँ भाई, अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, लेकिन आपने लड़ाई अभी जीती नहीं है। अभी तो आपको क्या निकालना है? कैपेसिटेंस कैपेसिटर कितना होता है कैपेसिटेंस? q by v तो Q अपॉन V की जगह हो गया सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मैंने ऊपर पहुंचा दिया। क्या यहाँ तक कोई समस्या है? No sir. अब बेटा मैं आखिरी सवाल पूछने जा रहा हूँ, उसको ध्यान समझना। इस Q की जगह अगर मैं सिग्मा A लिख दूंगा तो लड़ोगे तो नहीं मुझसे? No sir. समझ आया? Yes sir. यहाँ से बेटा, यहाँ से Q की जगह क्या लिख दिया मैंने? Sigma A. तो बेटा एक बात बताओ, फिर से कुछ दिख रहा है तुम्हें? अब खुद से दिख रहा है? अब भी नहीं दिख रहा है? सिग्मा से डिफरेंस सिग्मा सिग्मा कटने का मतलब चार्ज वाली टर्म बची कि चार्ज वाली टर्म कट ली? सर कट ली चार्ज वाली टर्म कट गई क्या है बेटा? कैपेसिटेंस। नॉट अपॉन डी और अगर आप ध्यान से देखें तो एक बार फिर इस कैपेसिटेंस में चार्ज की तो कोई टर्म है नहीं, लेकिन डायमेंशंस पे डिपेंडेंसी है। प्लेट का जो एरिया है A उस पे डिपेंड कर रहा है, और प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है D उस पे भी डिपेंड कर रहा है। समझ आई बात कि नहीं आई? यस Yes sir. यानी कि कैपेसिटेंस का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है. नहीं। किससे लेना देना है? Energy. Diamond. से. डायमेंशन। और कैपेसिटर स्टोर क्या करता है? एनर्जी Energy. इस फॉर्मूले में A क्या है? प्लेट का एरिया। D क्या है? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। एप्सिलॉन नॉट से तो आप बचपन से मिलते हुए आए। बताइए क्या बहुत टफ है? नो सर No sir. कैपेसिटेंस का बेसिक क्लियर हो गया आपको? यस सर Yes sir. इतू सा भी डाउट है तो बताओ फटाफट। इतू सा भी डाउट है तो बताओ। नो सर एनी प्रॉब्लम्स? बोलो एनी प्रॉब्लम्स?
No, sir. ठीक है, अब एक चीज समझो बेटा कि ये जो हमारा कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमें यही मेजरली स्टडी करना होता है। और इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? पीपीसी। और इस पीपीसी का जो सर्किट सिंबल है, वो सर्किट सिंबल ये होता है ऐसे। सर्किट में जब आप इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज करेंगे तो ऐसे दिखाएंगे पैरेलल कैपेसिटर को कि ये सी इसका कैपेसिटेंस है और ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। बोलो, बात समझ में आ गई? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. Do you have any problem till here or can we move ahead? बोलो भैया, बढ़े आगे? Yes, sir. चलो बेटा, अब सुनो। देखो बेटा, यहाँ से जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, यहाँ से अब जो मैं शुरू करूंगा, और इसके बाद आप ये मान के चलो कि आज का लेक्चर जो भी बचा हुआ टाइम है, नेक्स्ट पूरा लेक्चर, उसका नेक्स्ट पूरा लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इंटरेस्टिंग क्यों होने जा रहा है? क्योंकि अब चीजें याद करने की खत्म हो गई हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को कि सर सबकी फील्ड याद करनी पड़ेगी, फिर सबके पोटेंशियल याद करने पड़ रहे हैं, फिर सेल्फ एनर्जी याद करनी पड़ रही है, फिर पोटेंशियल अंदर के पॉइंट का, बाहर के पॉइंट का, सरफेस के पॉइंट का, उसमें बहुत घिचपिच हो जाती है। ये होता है ना? Yes, sir. कैपेसिटर और करंट में अच्छी बात है, कुछ याद ही नहीं करना। पूरे कैपेसिटर के अंदर ले देके एक ही फॉर्मूला है कि नहीं? Yes, sir. विच इज C इज इक्वल टू Q by V. Q बाई V। इसके अलावा कुछ और है? No, sir. अब Q बाई V से ही हमने तीनों के फॉर्मूले निकाल दिए हैं, तो मैक्स टू मैक्स तुम्हारे पास 3 फॉर्मूले हैं। इसके अलावा कैपेसिटेंस के अंदर कोई और चौथा फॉर्मूला नहीं है। बोलो, बात समझ में आती है? Yes, sir. और अब जो आप यहाँ से पढ़ोगे वो है प्योर मैथमेटिक्स, इक्वेशन सॉल्विंग, मैथ्स लगानी है। तो इसमें कुछ भी रटने वाला नहीं है, सब क्लियर, सब कंसेप्चुअल है। अगर आ जाएगा तो घर पे पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जिंदगी भर के लिए आ जाएगा, और नहीं आएगा तो कितना ही पढ़ोगे नहीं आएगा। बोलो, बात समझ में आती है? Yes, sir. तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले मैं आपसे कुछ चीजें मैथ्स की पूछ लेता हूँ कि आपको ये सब आता है कि नहीं आता है, क्योंकि ये हमको यूज करना पड़ेगा। पहली चीज, आप 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल निकाल लेते हैं। Yes, sir. जैसे 2x + 3y = 7 और 3x + 4y = 9, इससे x y निकाल लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, 3 वेरिएबल अगर मुझे चाहिए, 3 वेरिएबल, तो कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी? T. तो अगर 3 इक्वेशन है मेरे पास, 2x + 3y + 4z = 7, 3x + 2y + z = 6, और मान लो x + 2y + z = 4, इन 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल निकाल लोगे? Yes, sir. आता है निकालना? Yes, sir. Yes, sir. कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द बेस्ट मेथड? एलिमिनेट कर देते हैं। Elimination. देखो, इसमें सबसे इजी तरीका क्या होता है, ध्यान सुनो। अगर किसी को नहीं आता है तो एक बार में समझना। इसमें से कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, देखो अपने आप दिमाग में क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने तीसरी इक्वेशन पकड़ ली, बोलो, बात समझ में आती है? Yes, sir. तीसरी इक्वेशन से मैंने किसकी वैल्यू निकाली? z की। किसकी? तो z की वैल्यू कितनी आएगी? 4 minus X. 4 Minus - x - 2y। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. यानी कि z की वैल्यू किस किस के टर्म्स में निकाल ली? X, sir. अब बेटा क्या किया, z की ये वैल्यू एक बार पहली इक्वेशन में पटक दी, और z की ये वैल्यू एक बार किस में पटक दी? दूसरी. तो बेटा कॉमन सेंस लगाओ, जब तू पहली इक्वेशन में z की वैल्यू x और y में पटक देगा तो ये पूरी इक्वेशन सिर्फ x और y में रह जाएगी। Yes, sir. जब तुम z की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पटक दोगे इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो ये पूरी इक्वेशन भी सिर्फ किसके टर्म्स में रह जाएगी? X, Y. क्योंकि z तो खत्म हो गया ना, z तो x y के टर्म्स में आ गया। नहीं आई बात समझ में? I, sir. अब तुम्हारे पास 2 इक्वेशन है x और y के टर्म्स में, क्या इनको तुम सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? So, कर लेंगे. तो यहाँ से x निकाल लेना, और क्या निकाल लेना? Y. एक बार x आ गया, y आ गया, तो ये x और y की वैल्यू वापस उठा के इस वाली इक्वेशन में जो तुमने z निकाला था इसमें पटक दोगे, तो इससे क्या आ जाएगा निकल के? Z. z। कुछ समझ में आया कि ऊपर से चला गया? Saya. समझ आया। अच्छा, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल होंगे तो 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल होंगे तो एलिमिनेशन से कर पाएंगे, एक एक वेरिएबल एलिमिनेट करके? चलो, जहां जरूरत पड़ेगी वहां सिखाएंगे। 3 से 3 निकाल पाओगे कि नहीं? से निकाल लेंगे. चलो, अब एक बात बताओ जरा, 30 क्लास में वापस लेके चलते हैं तुम्हें।
मान लो एक नंबर दे रहा हूं मैं तुम्हें, नंबर दे दिया मैंने कितना, 13. मैंने तुमसे कहा बेटा 13 को डिवाइड करो 2:3 में। 13 को किस में डिवाइड करो? 2:3. 2:3 में। 2 और 3 के रेशो में डिवाइड करना है नंबर 13 को। कैसे करते हैं, आता है? मेरे ख्याल से छठी क्लास में मैथ्स जब पढ़ी होगी तो देखो ऐसे सिखाया जाता है। अगर 13 को डिवाइड करना है 2:3 में तो ऐसे करते हैं कि 2x + 3x = 13। कुछ याद आया? Yes, sir. यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाती है? 30. 13/5। 5. तो एक पार्ट है 2x और एक पार्ट है 3x, यानी कि 2 × 13/5 और एक है 3 × 13/5, यानी कि आंसर आएगा 26/5 और 39/5। इतना पढ़ के आए हैं हम गणित में कि नहीं? Yes, sir. Yes. बेटा पेपर में ना आपके पास इतना टाइम होगा ना आपको इतना करना है, सीधे सीधे पेपर में क्या करना है, एक बार में सीखना। मुझे 13 को किस में डिवाइड करना है? 2:3 में. तो कैसे करोगे, ध्यान से। इधर लिखा 2 डिवाइडेड बाई 2 + 3 कितना होता है? 5. इंटू, 13. और इधर देखो 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3 5. इंटू 13। बस ये आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. जैसे बताओ 17 को डिवाइड करो 4:7 में। 4/11 into 17. 4/11 इंटू 17 और दूसरा 7/11 into 17. 7/11 इंटू 17। ये दो नंबर होगा 4:7 के रेशो में। आई होप इतना क्लियर है, समझ आ रही बात? Yes, sir. Yes. अरे छठी क्लास की मैथ सिखा रहा हूँ बेटा मैं तुम्हें। Yes. चलो देखे तुम्हारे अंदर कितना दिमाग है। 24 को डिवाइड करना है 1/2 रेशो 1/6 में। 24 को डिवाइड करना है किसमें? 1/2 रेशो। 1/6. तो ऐसे छाती पीट पीट के रोने मत लग जाना कि सर फ्रैक्शन में आ गया था। बेटा रेशो में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं. तो बेटा अगर मैं इसको ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बेसिकली 6:2 लिखा है कि नहीं लिखा है? Yes, sir. 6:2 का क्या मतलब होता है? 6/8 into. अरे 3:1। 3:1. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/4 ऑफ 24 एंड 1/4 ऑफ 24, यानी कि एक पार्ट आ जाएगा 18 और एक पार्ट आ जाएगा 6। बात खत्म। समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. चलो फटाफट से करके दिखाओ। 32 को 1/4 रेशो 1/8 में डिवाइड करके दिखाना। 2:1. 2 into 32. सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2:1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes, sir. तो 2/3 ऑफ 32 और 1/3 ऑफ 32, बस ये आंसर होगा। 64/3 और 32/3। गॉट इट? Yes, sir. किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो बता दो भैया। No, sir. बहुत ही अच्छी काम है। अब देखो बेटा इधर क्या लिखा हुआ है? Circuit theory. सर्किट Theory. थ्योरी। हाँ भैया। देखिए सर्किट्स जब हम पढ़ेंगे तो इस सर्किट को पढ़ने से पहले पहले आपको बहुत सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है? देखो ध्यान से सुनना। सर्किट में सबसे पहली चीज जो पढ़नी होती है वो क्या होती है? सेल। 10th में भी पढ़ा है कि नहीं? Yes, sir. क्या होता है सेल? सेल बेसिकली ऐसे दिखाते हैं। सेल के अंदर एक बड़ी प्लेट होती है, एक छोटी प्लेट होती है। और बेटा एक चीज पहले ही बता देते हैं, ठीक है? ये वाली जो प्लेट होती है इसे बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? Positive. कुल मिला के कहने का मतलब है इसका पोटेंशियल क्या होता है? High. High. इसको बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड।
इसका पोटेंशियल क्या होता है? लो। लो। बोलो पक्की बात। Yes, sir. अब पहले एक चीज समझ लो, जैसे तुम लोगों ने घर में भी सुना होगा अपने मम्मी पापा को कहते हुए, जैसे मान लो पापा ने तुमसे कहा कि बाहर जाओ और 5 वोल्ट का सेल ले आओ। क्या ले आओ? 5 वोल्ट का सेल। तो मान लो ये 5 वोल्ट का सेल है, पक्की बात है। यस सर। तो ये जो 5 वोल्ट लिखा होता है इसका क्या मतलब होता है? ये जो 5 वोल्ट का सेल है इसमें 5 वोल्ट का क्या मतलब है? बेटा ये जो 5 वोल्ट होता है ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। अभी मैंने आपको बताया इसमें से एक इलेक्ट्रोड हाई पोटेंशियल पे होती है, एक लो पोटेंशियल पे होती है। तो अगर एक हाई पे और एक लो पे है तो इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? Yes, यस sir. सर। तो बेटा 5 वोल्ट का मतलब है कि इस सेल की जो दोनों प्लेट्स हैं वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगी हमें? 5 अब एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये कुछ किताबों में भी आपको गलत मिलेगा तो इसको यहीं पे प्लीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर ये 5 वोल्ट का सेल है तो इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि दोनों प्लेट्स के बीच का डिफरेंस 5 वोल्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस प्लेट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है, ऐसा नहीं है। बात समझ में आई? Yes, sir. कुछ भी हो सकती हैं वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं बशर्ते डिफरेंस कितना रहे। 5। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली इलेक्ट्रोड 100 वोल्ट पे हो, ये 105 वोल्ट पे हो, चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? बोलो Yes. यार। Yes, sir. ये भी चलेगा कि ये 10 वोल्ट पे हो, ये कितने पे हो? 15। ये भी चलेगा कि ये 0 पे हो, ये कितने पे हो? 5। और ये भी चलेगा कि ये 0 पे हो और ये -5 पे हो। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यस यस। ये सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं क्योंकि ये जो 5 वोल्ट है ये इनके इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमें कुछ नहीं बताता है, ये सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताता है। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। अब हालांकि इसमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे इजी और सबसे बेस्ट होता है कि हम इन दोनों में से किसी एक को क्या मान के चलें? 0। 0. तो हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव वाली प्लेट है उसको 0 मान लेंगे तो पॉजिटिव वाली ऑटोमेटिकली 5 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, वो 5 सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने दूसरी को 0 मान लिया। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो अब आपसे पूछा है कि इस सेल का पूरे सर्किट में काम क्या है? इसका काम क्या है बेटा? अरे सेल का काम क्या है, क्यों लगाते हैं सेल? टेंथ क्लास पढ़ी थी तुमने? Yes, sir. अच्छा 10th में एक बात बताओ, 10th में ऐसा पढ़ा था तुमने कि जो चार्ज होता है, चार्ज वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है? बेटा चार्ज किस वजह से फ्लो Yes. करता है? मैंने जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाई थी तब भी Potential difference. एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर मैं दो कंडक्टर्स को टच करूंगा आपस में तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगा और तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं हो जाता। कुछ याद आया? Yes, sir. तो बेटा एक बात बताओ, इस सेल का काम क्या है सर्किट में? So difference create करना। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। क्योंकि जो चीज ऐसे मान लो ये 5 वोल्ट का सेल है तो जो चीज इसकी पॉजिटिव प्लेट से जुड़ जाएगी वो 5 वोल्ट पे आ जाएगी, जो नेगेटिव से जुड़ जाएगी वो 0 वोल्ट पे आ जाएगी। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा उस चीज के अक्रॉस? Yes, sir. और पोटेंशियल डिफरेंस के आते ही चार्ज का क्या शुरू हो जाएगा? Movement. फ्लो शुरू हो जाएगा। यानी कि सेल का काम क्या होता है? सेल किसी भी सर्किट में चार्ज को घुमाता है, चार्ज को फ्लो कराता है। अब अगर आपको 10वीं क्लास में वापस लेके चलूं तो चार्ज के फ्लो को ही करंट कहते हैं। बोलो बोल, तो करंट कहते हैं कि नहीं कहते हैं? Yes, Yes, yes. sir. तो बेसिकली सेल का काम होता है, सेल का काम क्या होता है? सेल का काम होता है चार्ज को सर्किट में घुमाना। और कोई पूछेगा कैसे घुमाता है तो आपका जवाब क्या होगा? कैसे घुमाता भाई? Potential. Create करके। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है जिस वजह से चार्ज सर्किट में घूमना शुरू कर देता है। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes sir.
So what is the काम of cell? Cell create potential difference due to which the flow of charges occur. To create potential difference. बोलो इतनी बात समझ में आती? Yes, sir. अब एक चीज देखो, जरा समझने की कोशिश करेंगे। समझने क्या करेंगे हम लोग? कोशिश। मान लो ये क्या है? ये क्या है बेटा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ऐसे उठा के मैंने किसके साथ रख दिया है? Cell. किससे कनेक्ट कर दिया है? Cell. Cell. कितने वोल्ट के सेल से? 3 volt. V वोल्ट के सेल से। V की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 75 वोल्ट, एनीथिंग। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. चलिए, हालांकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको नहीं भी पता होगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपसे सवाल तब भी सॉल्व हो जाएगा। बट फिजिक्स के स्टूडेंट होने के नाते आपको फिजिक्स आनी चाहिए अच्छे से। पता है सेल के कनेक्ट होते ही क्या हो? So potential difference create होगा. पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, फिर क्या होगा? करंट फ्लो Charges. होगा। करंट फ्लो होगा। पक्की बात है? Yes, sir. तुमने Yes, करी ना वही ब्लंडर जो मैं तुमसे उम्मीद कर रहा था कि तुम ये बेवकूफी करोगे, वो तुमने कर दिया। बेटा करंट कैसे फ्लो होगा? करंट तो नहीं फ्लो होगा, इसको समझो। करंट बेटा फ्लो होने के लिए सर्किट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। 10वीं में इतना पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? यस सर। इसको ध्यान से देखो, सर्किट को, ये कंप्लीट है सर्किट? No, sir. अरे बेटा यहाँ पे तो हवा है। Yes, sir. कुछ याद आया? Yes, sir. तो चार्ज हवा में उड़ के चला जाएगा। नो सर। फिर तो स्टोर तो जाएगा. भाई तुम कह रहे हो सर यहाँ से चार्ज निकलेगा करंट और ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा और उसके बीच में, उसमें बीच में उड़ के चला, हवा में से करंट चला जाएगा। कुछ बात समझ में आई मैंने क्या बोला? Yes, sir. तो फिर क्या होगा? So आप समझो, देखो charges क्या होगा। हो जाएगा. क्या है, सुनो ध्यान से, क्या ये पूरी सर्किट कंप्लीट है? No, sir. नो पूरी सर। सर्किट कंप्लीट नहीं है. तो रियलिटी में क्या होता है वो समझाता हूँ। बेसिकली ये जो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, क्या ये कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट से जुड़ी हुई है? Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल के इसकी इस प्लेट पे आके स्टोर हो जाएगा। स्टोर क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो आगे मूव नहीं कर सकता, आगे हवा है, हवा से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। बोलो बात समझ में आई? Yes, sir. यानी कि इधर से मान लेते हैं इसने कितना चार्ज सप्लाई किया, Less Q. तो यहाँ पर कितना चार्ज स्टोर हो गया? Q. और जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से कितना चार्ज निकलता है? Minus Q. Minus Q. वो माइनस क्यू जाके इस वाली प्लेट पे स्टोर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. ना तो ये वाला प्लस क्यू इधर से इधर फ्लो करता है, ना ये वाला माइनस क्यू इधर से इधर फ्लो करता है। फिजिक्स की ऐसी तैसी मत कर देना तुम। समझ आई बात? Yes, sir. Yes, sir. हवा के थ्रू चार्ज फ्लो नहीं करता, चार्ज बस प्लेट पे जाके क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। Store हो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. पहले तो क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई? अगर आपको इतनी बात क्लियर हुई तो मैं आपको एक स्टेप और नीचे, एक स्टेप और डेप्थ में और अंदर लेके चलता हूँ। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. अब बेटा सुनो, ये जो चार्ज है ये ऐसे रुकेगा? पक्की बात है? ये ऐसे नहीं रुकेगा। देखो होगा क्या, क्या ये चार्ज उड़ के हवा में जा सकता है? No, sir. Yes, sir. नहीं जा सकता। लेकिन ये क्या कर सकता है? देखो ये क्या कर सकता है और क्या करेगा। ये वाला सारा चार्ज उठ के इधर अंदर वाली साइड आ जाएगा, ये वाला सारा चार्ज उठ के इधर अंदर वाली साइड आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके बाद जो फाइनल फोटो बनेगी वो फाइनल फोटो ऐसे बनेगी कि इस वाली प्लेट पे जो प्लस क्यू स्टोर्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा और इस वाली प्लेट पे जो माइनस क्यू स्टोर्ड होगा वो भी किधर स्टोर्ड होगा? अंदर की तरफ। भाई चार्ज हवा में उड़ के नहीं जा सकता, लेकिन ये अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जरा पहले विजुअलाइज करवाता हूं मैं तुम्हें, फिर आगे बढ़ाऊंगा। अगर तुम दिमाग लगाओ तो ये बेसिकली एक प्लेट है कि नहीं है? अरे ये प्लेट है कि नहीं है बेटा? है. तो इस प्लेट के कितने सरफेस होते हैं? 2. 2। तो हमने क्या बोला, अगर हम थोड़ा सा जूम करके आपको फोटो दिखाएं तो हमने बोला कि जो लेफ्ट वाली प्लेट है
वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो बैटरी यहाँ लाके कितना चार्ज स्टोर करेगी, जल्दी बोलो, और यहाँ लाके कितना स्टोर करेगी, नेगेटिव। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि जब बैटरी यहाँ स्टोर करेगी तो ये वाला प्लस क्यू अंदर वाली साइड आ जाएगा, ये वाला माइनस क्यू इधर अंदर वाली साइड आ जाएगा। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। क्या सिंपल सा रीजन होगा इसके पीछे, खुद से बताओ। अट्रैक्शन। अबे यार ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू के पीछे प्यार मोहब्बत है कि नहीं है? यस सर। अरे अट्रैक्शन है भाई। तो अट्रैक्शन की वजह से जितना आप करीब आ सकते हैं उतना तो करीब आएंगे कि नहीं आएंगे? यस। अब भाई बीच में हवा है, हवा में तोड़ के नहीं जा सकता, लेकिन ये भाई यहाँ तक आ सकता है तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ तक आ सकता है तो यहाँ आ जाएगा, अपने आप अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं आई बात समझ में? आई सर। यानी कि दिस इज द अल्टीमेट कॉन्फ़िगरेशन जो आप गेन करेंगे, एक तरफ प्लस क्यू और दूसरी तरफ माइनस। क्यू। क्या आपके भेजे में घुसा? यस सर। ये क्या है, व्हाट इज दिस? रियलिटी। रियलिटी में जे हो रहा होता है कि प्लस साइड से पॉजिटिव चार्ज आता है, नेगेटिव साइड से नेगेटिव चार्ज आता है, दोनों तरफ प्लेट पे स्टोर होता है, और फिर प्लेट पे जो बाहर की तरफ चार्ज स्टोर होता है वो अपने म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से ऑटोमेटिकली अंदर घुस जाता है, क्योंकि प्यार मोहब्बत है तो जितना करीब आ सकता है उतना करीब आ जाता है। तो ये चार्ज आ जाता है इधर और ये आ जाता है इधर। कुछ चमका इतनी बात? यस सर। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो हम इतनी राम कहानी नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी राम कहानी करेंगे तो हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सर्किट को डील करना। इसको मैं इस तरीके से बोलूंगा, जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ तो ऐसे बोलूंगा, देखो ध्यान से, मेरी बात सुनना बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ, कि भैया अभी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हो तो ऐसे दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली प्लेट है, प्लेट के कितने सरफेस हैं? दो। भाई एक्चुअल में तो ये हो रहा है कि पॉजिटिव साइड से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है और नेगेटिव साइड से क्या जा रहा है, नेगेटिव। लेकिन दोनों तरफ से दो दो चार्ज फ्लो कराना पॉसिबल नहीं ना मान लिए। यस तो सर। तुम देखो इसको, पहले जो मैं बता रहा हूँ देखो, पहले ऐसे समझ में आता है तुम्हें कि नहीं, फिर तुम अपने आप रिलेट करना कि दोनों बातें मोरलेस एक ही है। मैंने बोला यहाँ से कितना चार्ज निकला, प्लस क्यू। यहाँ कितना गया, प्लस क्यू। यहाँ कितना चार्ज आया, प्लस क्यू। बोलो समझ आया? यस सर। क्या ये प्लस क्यू आगे फ्लो कर सकता है? नो सर। लेकिन ये आगे फ्लो कर सकता है, या हवा में उड़ के चला जाएगा? सर नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम दिमाग लगाओ बेटा, तो अगर यहाँ प्लस क्यू है तो तुमने गॉस लॉ पढ़ा है, ये प्लस क्यू अपने सामने माइनस क्यू इंड्यूस कर लेगा। यस सर। कुछ याद नहीं आया सर हमें? सर आया। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस क्यू। लेकिन चार्ज को कंजर्व रखना है, क्योंकि दूसरी वाली प्लेट पे कंजर्व रखने के लिए अगर उधर माइनस क्यू आ गया तो इधर ऑटोमेटिकली कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। प्लस क्यू। बोलो बात समझ में आई? यस सर। अब बेटा एक बात बताओ, ये वाला जो प्लस क्यू है इसका इधर नेगेटिव वाली साइड से प्यार मोहब्बत है कि नहीं है? यस है। तो ये किधर बढ़ जाएगा, ये यहाँ रुकेगा कि आगे बढ़ जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ जाएगा। तो अगर ये आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ से कितना चार्ज आगे बढ़ जाएगा, बोलो? प्लस क्यू। और वो प्लस क्यू किस में चला जाएगा वापस? माइनस सेल में। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो आप एक चीज समझो, देखे तुम्हारे अंदर कितना भेजा है, तुम क्या ये बात समझ पा रहे हो कि रियलिटी में यहाँ से इस तरफ चार्ज निकलता है कितना, माइनस क्यू। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि अगर इस तरफ चार्ज निकल रहा है माइनस क्यू, इसको बोलने का दूसरा तरीका ये है कि इधर से इधर चार्ज आ रहा है प्लस क्यू। कुछ समझ में आया? यस सर। नहीं आया सर समझ में, कुछ भी नहीं समझ में आया। सर आया। आ गया समझ में? यस सर। अरे यार एक बात, अच्छा एक चीज ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बताओ अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उस पर कितना चार्ज आ गया? +2। मैं कह रहा हूँ ऐसे बोल लो ना कि 2 इलेक्ट्रॉन देने की जगह उसने 2 प्रोटॉन ले लिए, एक ही बात नहीं है? यस सर। अब भी नहीं आया समझ में? सर आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। इस तरीके में फायदा क्या है कि चार्ज मैंने दोनों तरफ से फ्लो कराया कि सिर्फ एक तरफ से फ्लो कराया है? एक तरफ से फ्लो कराया। तो कुल मिला के हमने क्या सीखा, ध्यान सुनो। हमने पॉजिटिव साइड से क्यू चार्ज निकाला, पहली प्लेट पे क्यू दिया, उधर से माइनस क्यू इंड्यूस हुआ, और जो बाहर वाला प्लस क्यू था, ये वाला प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू, ये कहाँ गया प्लस क्यू? अरे यही प्लस क्यू तो आगे बढ़ गया है। यस सर। क्यों बढ़ा है आगे, रीजन? क्योंकि नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ वो।
अट्रैक्ट हुआ है, प्लस क्यू जाके बैटरी में घुस गया। बोलो बात समझ में आ गई? Yes, sir. अरे यार कॉमन सेंस से बताओ कि ये जो फोटो बनी हुई है और ये जो फोटो बनी हुई है, इन दोनों में कुछ खास अंतर है क्या? नहीं. नहीं है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी क्या है आपको समझ में आ गई? रियलिटी क्या है? Yes, sir. ये तो सिर्फ अपना काम आसान करने के लिए है कि हम चार्ज एक तरफ से फ्लो करा रहे हैं। अब आपको यहाँ से एक चीज और आपको दिमाग में दिख रही होगी जो आप यहीं से अपने दिमाग में ढाल लीजिए, क्योंकि हम सर्किट को इस तरीके से डील करेंगे तो क्या आपको ये समझ में आता है कि बैटरी से हम जितना भी चार्ज निकालेंगे हमें फाइनली बैटरी को उतना चार्ज देना पड़ेगा। Yes, sir. हमने बैटरी से कितना चार्ज निकाला था भाई? Plus Q. Q. बैटरी को दिया भी कितना है? Plus Q. क्यों? इतनी बात घुसी तुम्हारे भेजे में कि नहीं घुसी? Yes, sir. तो सेल का क्या काम है वो समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. कैपेसिटर सर्किट में चार्ज फ्लो कैसे करता है वो समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है बेटा, अब सुनो ध्यान से। अब क्या सिखा रहा हूँ मैं? Kirchhoff law. किरचॉफ लॉ। नाम सुना है पहले आपने? Yes, sir. कहाँ सुना है बताइए? The school. है जी? Sir, school में. स्कूल। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज बताया था बेटा, अभी मैं आपको सर्किट को सॉल्व करने का किरचॉफ लॉ का तरीका सिखाऊंगा। समझ आ रही है बात? Yes, sir. Yes. और बेटा जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे तो मैं आपको सर्किट को सॉल्व करने के कम से कम 8 से 10 तरीके और सिखाऊंगा। 8 से 10 तरीके कौन से? पॉइंट पोटेंशियल मेथड, फोल्डिंग मेथड, इनफाइनाइट लेडर, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री, पैरेलल लाइन ऑफ सिमेट्री, सीरीज पैरेलल, स्टार डेल्टा, थेवेनिन, नॉर्टन, 75 तरीके की चीजें, बहुत सारी ट्रिक सिखाऊंगा जिससे तुम सर्किट को 2 लाइन में क्या कर पाओगे? Solve. 99% ऑफ द केसेस में कोई ना कोई ट्रिक क्या हो जाएगी तुम्हारे Like. काम आ- यानी कि अगर सर हमें कोई ना कोई ट्रिक काम आ जाएगी तो हम किरचॉफ लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे का रीजन समझते हैं। बेटा किरचॉफ लॉ को मैं पर्सनली गांधी जी का तरीका बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? गांधी जी का तरीका। क्यों बोलता हूँ ये समझा देता हूँ। गांधी जी का तरीका इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत लंबा है, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत बोरिंग है, पर जीत पक्की है। समझ आई? Yes, sir. मतलब दुनिया का कोई भी सर्किट का सवाल जो किसी भी ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा वो किरचॉफ सॉल्व हो जाएगा। समझ आ रही है बात? Yes, yes. यानी कि आपको किरचॉफ लॉ आना चाहिए, लेकिन पेपर में किरचॉफ लॉ आपकी पहली चॉइस नहीं होगी। किरचॉफ लॉ आपकी कौन सी चॉइस होगी? Last. लास्ट आखिरी चॉइस। आप जो 75 तरीके की ट्रिक सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आप पहले वो सब लगाएंगे, लेकिन अगर तुमसे वो कुछ भी ना लगे, तुम्हें कुछ भी ना दिखे, तो पेपर में सवाल छोड़ के मत आना। अंत में तुम्हें किसकी शरण में आना पड़ेगा बेटा? जब कुछ काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? गांधी किरचॉफ लॉ, गांधी जी का तरीका बेटा। थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, जो क्वेश्चन 4 लाइन में होता है वो हो सकता है 14 लाइन में हो, पर आंसर जरूर आएगा, ये बात की गारंटी है। समझ आ रही है? Yes, sir. तो दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो किरचॉफ लॉज आप यहाँ सीखेंगे वही किरचॉफ लॉ करंट में भी काम करेंगे, वही किरचॉफ लॉ मैग्नेटिज्म में भी काम करेंगे। 2 ही लॉज हैं। और आप ऐसे समझ लीजिए कि जितनी इंपॉर्टेंस मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉज की है, कि पूरी मैकेनिक्स न्यूटन के 3 लॉज पे बेस्ड है, उसी तरीके से पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स किरचॉफ अंकल के 2 लॉज पे बेस्ड है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. चलो फिर आओ खेलना शुरू करें। Yes, sir. देखो भैया, किरचॉफ अंकल ने दिए थे 2 लॉ। 2. पहले वाले को क्या कहते हैं? Junction. Junction. किरचॉफ्स, अच्छा अभी तुम कैपेसिटर पढ़ रहे हो। किरचॉफ्स, Charge law. जिसको प्यार से क्या बोलते हैं हम लोग? KCL. केसीएल। इसका एक और नाम भी होता है Junction. जंक्शन लॉ। इसका एक और नाम भी होता है Nodal law. या नोडल एनालिसिस। समझ आई बात? किरचॉफ अंकल ने जो दूसरा लॉ दिया था उसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पक्की बात? Yes, sir. इसको प्यार से बोलते हैं केवीएल, और इसका एक दूसरा नाम होता है जिसको बोलते हैं लूप लॉ। क्या बोलते हैं बेटा? Loop. लूप लॉ। अब बेटा इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, बहुत सारे बच्चों ने अभी नाम दिया क्योंकि आपने अपने स्कूलों में पढ़ा है पहले, तो लाइए सबसे पहले आपके बेसिक्स ही चेक कर लिए जाए। सबसे पहले तो हमको ये समझा दीजिए कि
किसी भी सर्किट में जंक्शन क्या होता है और नोड क्या होती है? जंक्शन मतलब कि उसमें एक धारा अंदर जाती है और एक धारा दूसरी ओर चल रही क्या होती क्या है। क्या फिर से बोलो। जंक्शन का मतलब कि जो धारा होती है एक ओर से उसमें प्रवेश करेगी और दूसरी ओर से आउट होगी। ऐसा नोड पे ऐसा नहीं होता? सर जंक्शन मतलब कि जहाँ पर सारी की सारी जो वायर या फिर करंट है वो मिलता है, तो उस पॉइंट को जंक्शन बोले। नहीं बेटा, इसलिए कहते हैं ना सर, चीजें पता होने से नहीं, पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। देखो, सर्किट में जहां पर दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू वायर्स मीट, जहां पर दो या दो से ज्यादा तार एक दूसरे से मिलेंगी उसको नोड बोलेंगे। जंक्शन के लिए जरूरी है तीन या तीन से ज्यादा वायर्स होने चाहिए, तीन या तीन से ज्यादा। एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यहाँ एक कैपेसिटर लगा रखा है मैंने C1, यहाँ एक V वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, यहाँ एक कैपेसिटर लगा रखा है C2, यहाँ एक कैपेसिटर लगा रखा है C3, यहाँ एक कैपेसिटर लगा रखा है C4 और यहाँ एक कैपेसिटर लगा रखा है क्या, C5। C5। देखना, क्या ये पॉइंट ए दिख रहा है? यस सर। बताओ यहाँ पे कितनी तारें मिल रही हैं बेटा? सर दो। दो। तो ये जंक्शन नहीं है, इसे जंक्शन नहीं बोलते, इसे क्या बोलोगे? नोड। 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 लेकिन बेटा ये वाला पॉइंट देखो, पॉइंट बी, क्या तुम्हें यहाँ पर तीन तारें मिलती हुई दिख रही हैं? यस सर, जंक्शन। ये जंक्शन तो है ही, लेकिन ये नोड भी तो है। यस सर। अरे बेटा, नोड की डेफिनेशन में टू या मोर देन टू, तो थ्री मोर देन टू में भी तो आता है कि नहीं आता है? यस। यानी कि क्या तुम्हें एक बात समझ में आई कि जो जंक्शन है वो नोड तो है ही दहेज में, समझ आ रही बात? यस सर। लेकिन जो नोड है वो जरूरी नहीं है क्या हो, जंक्शन। दैट मीन्स एवरी जंक्शन इज अ नोड बट एवरी नोड इज नॉट जंक्शन। जंक्शन। पहले तो बताओ, जंक्शन और नोड का मतलब फर्क समझ में आ गया? यस सर। चलिए बताइए, सी पॉइंट के बारे में क्या कहना है और डी पॉइंट के बारे में क्या कहना है? सर सी पॉइंट नोड और डी पॉइंट नोड एंड जंक्शन। सही कह रही है गलत कह रही है बच्चों? बताओ, ये सही कह रही है गलत कह रही है? ये कह रही है जो सी पॉइंट है सर वो नोड है और डी पॉइंट दोनों है, जंक्शन भी है नोड भी है। सर गलत है। हैं? गलत है। क्यों भैया? आप सही करिए फिर, इसे क्या गलती है इसमें बताइए जरा हमें। सही है। सी पॉइंट जंक्शन है क्या बेटा? नो सर, नोड होगा। नोड होगा। सी पॉइंट नोड है और डी पॉइंट दोनों। की जंक्शन भी है, नोड भी है। डी पॉइंट जंक्शन भी और नोड भी है, इसमें क्या गलती है भाई, क्या दिक्कत है बताओ? सर सी नोड नहीं होगा क्योंकि वो सिंगल है। कहाँ सिंगल है? है। तो दो तार है ना बेटा। आवाज आ रही है बच्चों तुमको? सर आ रही है। चलो, क्या लिखा हुआ है? किरचॉफ चार्ज नो। जिसको हमने प्यार से क्या नाम दिया? केसीएल। केसीएल। या और क्या नाम दिया? जंक्शन लॉ या नोडल लॉ। बोलो, बात समझ में आती है? यस सर। देखो, किरचॉफ भैया ने कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी थी, बात तो उन्होंने बहुत छोटी करी थी, लेकिन इस बात में दम बहुत है। ठीक है भैया? इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि किसी भी सर्किट में किसी भी नोड या किसी भी जंक्शन पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इनकमिंग चार्ज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। मतलब किसी भी जंक्शन या नोड पर जितना चार्ज आ रहा होगा उतना ही चार्ज वहां से क्या हो रहा होगा, जा रहा हूँ। जा रहा होगा।
सिंपल सी बात, जैसे मान लो कि यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर है और यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इस तरीके से 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, C1, C2 और C3। क्या ये जो बीच में पॉइंट है, ये जंक्शन दिख रहा है आपको? यस सर। मान लीजिए मैंने बोला यहाँ चार्ज है Q1, यहाँ चार्ज है Q2 और यहाँ कितना चार्ज है बेटा? Q3. तो अब देख के बताओ, ये जो जंक्शन है ए जंक्शन, इस पे कितना चार्ज आ रहा है? Q1 Q1 आ रहा है और कितना यहाँ से निकल रहा है, जा रहा है? Q2 और Q2 और Q3 तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मैथमेटिकली? Q1 बराबर Q2 Q3। बस खत्म हो गया, यही है किरचॉफ का लॉ, सिंपल। आने वाला चार्ज और जाने वाला चार्ज क्या होते हैं बेटा? इक्वल। हाँ भाई, Equal. आपसे पेपर में पूछा जाएगा 2 नंबर का, किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ये? कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पे बेस्ड है ये? कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ Charge. चार्ज, क्योंकि हम सबने Charge. पढ़ा ना बेटा, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। Yes. इसको ऐसे समझ लो यार, सिंपल भाषा में समझ लो। मान लो Q1 की वैल्यू कितनी है? 6, Q2 की वैल्यू है 2 और Q3 की वैल्यू कितनी है? 3। फटाफट बताओ, इस जंक्शन पे कितना चार्ज आया 6 और गया कितना? 2। 5। इसका मतलब 6 आया और 5 गया, यानी कि 1 कूलम का चार्ज यहाँ कहीं खो गया, यस सर। जो कि Yes. पॉसिबल नहीं. नहीं है। अब मान लो ये Q2 की वैल्यू 2 की जगह 4 होती, तो अगर इसकी वैल्यू 4 होती तो बेटा अब आने वाला चार्ज 6 है और जाने वाला चार्ज 7 है। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। ये भी पॉसिबल नहीं है कि 6 आया था तो 7 कैसे चला गया भैया? 1 कूलम का चार्ज मतलब एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया, तुमने थोड़ी डाला है चार्ज उसमें। समझ आ रही है बात की नहीं? यस सर। तो इसका मतलब Yes. आने वाला चार्ज और जाने वाला चार्ज क्या होने चाहिए? इक्वल। इक्वल। बोलो क्या कोई दिक्कत है? नो सर। आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। अब हमारी बात सुनो बेटा, ये क्या लिखेला है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो हम देखो हम क्या जुगाड़ लगाएंगे। पहले जुगाड़ को समझ लेना सारे बच्चे, क्योंकि मुझे पता है आधे बच्चे इसमें छाती पीट के रोने लगेंगे कि सर ऐसा कैसे हो रहा है, ये तो आप फिजिक्स वायलेट कर रहे हैं। देखिए, आपको अगर पेपर में अपनी कैलकुलेशन को बहुत इजी रखना है तो आपके लिए बेस्ट तरीका क्या होता है वो समझ लीजिए। जब भी आप सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारा का सारा चार्ज या तो जंक्शन पे आता हुआ मान लेंगे या सारा का सारा चार्ज हम जाता हुआ मान लेंगे। मतलब मैं या तो ऐसा मान लूंगा कि यहाँ से इधर चार्ज जा रहा है Q1, इधर चार्ज जा रहा है Q2 और इधर चार्ज जा रहा है Q3, या तो मैं सारा जाता हुआ मान लूंगा या मैं सारा क्या मान लूंगा? आता हुआ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो भी समझाता हूँ। पहले किरचॉफ लॉ से बात करते हैं। किरचॉफ लॉ से बताओ, इस जंक्शन पे अब कितना चार्ज आ रहा है? अरे आ कितना रहा है? 0. 0। और जा कितना रहा है? Q1 plus Q2 plus Q3। तो क्या मैथमेटिकल इक्वेशन ये बनेगी? यस सर। बोलो हाँ कि ना? हाँ। यस। तो जब इक्वेशन के एक साइड में 0 है तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा आपके लिए। अब एक दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, जो फोटो मैंने बनाई है क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? No, sir. सर। क्या हो सकता है कि एक जंक्शन से चार्ज सिर्फ जा ही जा रहा हो? No, नो sir. सर। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप ये सवाल उठा सकते हैं कि सर ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम ऐसा कैसे मान सकते हैं? तो देखो बेटा, ऐसा मान सकते हैं कि थोड़ा सा कॉमन सेंस है। मैं सिर्फ एक बार बताऊंगा, एक बार में सुनना। एक बार बताओ बेटा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 किसके बराबर है? 0 इसका सिंपल सा मतलब है कि Q1 Q2 Q3 तीनों तो पॉजिटिव नहीं हो सकते। अरे यार, 3 पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। 3 नंबर्स का सम अगर 0 के बराबर है तो क्या आपको ये समझ में आता है उसमें से कम किसी एक को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। तो मान लो जब तुमने इसको सॉल्व किया तो Q1 पॉजिटिव आया, Q2 भी कैसा आया? पॉजिटिव नेगेटिव। Q3 कैसा आया? नेगेटिव। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है?
जो वैल्यूज पॉजिटिव आई है वो तो सही है, उनका बराबर। डायरेक्शन सही है, लेकिन जो नेगेटिव आई है उसका मतलब ये है कि उसकी डायरेक्शन हमने क्या मानी हुई है, अलग। उल्टी गलत। मानी हुई है। यानी कि अगर Q3 नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये जो Q3 चार्ज है ये नीचे नहीं जा रहा होगा, एक्चुअल में Q3 ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर जा रहा होगा। तो बेटा जैसे ही एक बात बताओ, जैसे ही ये चार्ज अब ऊपर की तरफ जाने लगा, अब तो सब सही लग रहा है कि नीचे से Q3 चार्ज आया और Q1 और Q2 में बट गया, नीचे से Q3 आया, Q1 लेफ्ट चला गया, Q2 राइट चला गया। नहीं आई बात समझ में? आई सर। तो अगर एक टर्म नेगेटिव आ जाएगी बेटा, तो इससे घबराना नहीं कि सर ये मैथमेटिकली कैसे पॉसिबल है। ये मैथमेटिकली ऐसे पॉसिबल है कि अगर आप ये इक्वेशन बनाएंगे तो इसमें से किसी न किसी एक चार्ज की वैल्यू कैसी आएगी बेटा निकल के, नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले का डायरेक्शन क्या कर देंगे, उल्टा। उल्टा। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम्स? नो। बढ़ू आगे? यस सर। ठीक, तो इस लॉ को मैंने क्या नाम दिया बेटा? चार्ज लॉ। दूसरा लॉ और सीख लो, एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पहले दूसरा लॉ सीख लो। किरचॉफ्स का कौन सा लॉ? सेकंड वोल्टेज। वोल्टेज लॉ। क्या बोलते हैं इसको? केवी। केवीएल या फिर लूप लॉ। इसको ध्यान से समझना बेटा, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है। देखो जैसे मान लो कोई एक सर्किट है, मान लो क्या है, सर्किट। ये C1, ये क्या है बेटा? C2। C2, व्हाट इज दिस? C2। C3, चलेगा? हाँ। यस। और ये V वोल्ट की बैटरी, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो एक बात बताओ, सबसे पहली चीज तो बेटा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जब भी हम लगाते हैं तो ये लगाते हैं इन क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप का मतलब होता है कि डब्बा बंद होना चाहिए। सर्किट का जो डब्बा है वो क्या होना चाहिए? बंद। तो ये बंद डब्बा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। अब मान लीजिए इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मान लीजिए इसके जैसे मान लो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ए। इस पॉइंट का नाम क्या रख दो? इसका पी, इसका क्यू। बोलो बात समझ में आती है? अब जो मैं कह रहा हूँ सुनो और सोच के बताओ सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जो ए पॉइंट है उसका कुछ तो पोटेंशियल होगा। मान लो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? एक्स। ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? एक्स। अब बेटा मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, तुम सोचो मेरी बात। तुमने ए पॉइंट से शुरू किया और तुम इस सर्किट में पूरा एक चक्कर घूम के आ गए, वापस कहां पर? ए पर। ए पर। और जो घूमना है वो भी तुम्हारे हाथ में है, चाहे तुम क्लॉकवाइज घूमो चाहे तुम एंटी क्लॉकवाइज घूमो। कहने का मतलब या तो तुम पहले ए से ऐसे चले जाओ, फिर ऐसे चले जाओ, फिर ऐसे चले जाओ, फिर ऐसे आ जाओ। क्या एक चक्कर क्लॉकवाइज पूरा हो गया? यस सर। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। या फिर ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, यहाँ पे भी एक चक्कर पूरा हो गया। यस सर। अब बताओ मैंने कहाँ से शुरू किया था? ए से। ए से। पोटेंशियल कितना था? एक्स। और जब मैं घूम के वापस ए पे आया तब पोटेंशियल कितना है? एक्स। तो अगर मैंने शुरू भी एक्स पे किया है और खत्म भी एक्स पे किया है, इसका कुल मिला के मतलब क्या है कि पूरे पूरे एक चक्कर में जो पोटेंशियल में नेट चेंज है वो जीरो है। यस सर। पोटेंशियल में नेट चेंज क्या है? जीरो। इसका मतलब लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि नेट चेंज इन पोटेंशियल इन अ राउंड ट्रिप, इन अ, और वो जो राउंड ट्रिप है वो CW ACW। CW ACW का मतलब समझ में आता है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। या एंटी क्लॉकवाइज। मतलब या वो राउंड ट्रिप जो आप पूरा घूम के आ रहे हैं वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और क्या हो सकती है? एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो ये जो नेट चेंज इन पोटेंशियल है किसके बराबर है? बोलिए। जीरो। इसका मतलब डेल्टा V किसके बराबर है बच्चों? जीरो के बराबर। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो इतनी बात समझ में आई?
Yes, sir. लेकिन समझने वाली बात ये नहीं है, ये तो समझ में सभी को आ जाता है। अब समझने वाली बात क्या है वो समझते हैं। भाई हमने बोला हम ए से शुरू करा, घूम के ए पे ही आ गए, यानी कि एक्स पोटेंशियल से शुरू करा, एक्स पोटेंशियल पे वापस आ गए। पोटेंशियल में नेट चेंज कितना आया बच्चों? 0. लेकिन ये कैसे मुमकिन है? देखो ये दो तरीके से मुमकिन है, ध्यान से सुनो। इसको मैं सर्किट में दिखाने की जगह एक दूसरे तरीके से एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लो गर्मियों की छुट्टी चल रही है, बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, तुम sir. अपने घर से चले छुट्टियां मनाने और तुम्हारे बैग में 1000 रुपए हैं। कितने रुपए? 1000 रुपए। अब पहले तुम गए मामा के घर रुके 2-3 दिन, फिर तुम चले गए चाचा के घर रुके 2-3 दिन, फिर नानी के घर रुके 2-3 दिन, और 10-15 दिन इस तरीके से घूम फिरने के बाद तुम अपने घर आ गए लौट के। और मैं कह रहा हूँ कि जब तुम अपने घर से चले थे तब तुम्हारे बैग में 1000 रुपए थे, और जब तुम 15 दिन बाद घूम के आए हो तब भी तुम्हारे बैग में 1000 रुपए ही हैं। यही तो हो रहा है सर्किट में, बोलो हाँ या ना? Yes. Yes. ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा दो तरीके से मुमकिन है। पहला तरीका कि तुम जो 1000 रुपए लेके गए थे तुमने कहीं पर भी वो रुपए खर्च ही नहीं किए। बोलो बात समझ में आई? Yes. इसका मतलब अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल एक्स है तो बी का पोटेंशियल भी एक्स है, पी का पोटेंशियल भी एक्स है, और क्यू का पोटेंशियल भी, X. क्योंकि पोटेंशियल कहीं चेंज ही नहीं हो रहा। हमारे पैसे 1000 थे, हमेशा ही 1000 थे। बोलो बात समझ में आई? Yes. क्या ये सही है कि ये गलत है? गलत है। गलत है। कारण फिजिक्स से रीजन समझाइए, गलत क्यों है? Sir, अगर series होगा तो potential चार्ज कॉमन सेंस लगाओ। अच्छा कॉमन सेंस, एक बात बताओ, अगर इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब सर्किट में कहीं कोई पोटेंशियल डिफरेंस है? नहीं, और चार्ज किस वजह से फ्लो करता है? पोटेंशियल potential difference की वजह जब से। कोई पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है तो क्या सर्किट में चार्ज फ्लो करेगा? No, sir. तो ये सर्किट ही बेकार है। बोलो बात समझ में आती है? Yes. इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो गलत है, पक्की बात। Yes, sir. अब सोचो दूसरा क्या तरीका है कि तुम जब अपने घर से निकले थे तब तुम्हारे पास 1000 रुपए हो, और 15 दिन जब नानी चाचा मामा गया घूम के आ गए तब भी तुम्हारे पास 1000 रुपए। कॉमन सेंस की बात है कि इसका एक ही मतलब ये है कि पूरी ट्रिप में तुम्हारे जितने पैसे खर्च हुए उतने ही पैसे तुम्हें नानी चाचा मामा से मिल भी गए रास्ते में। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये पॉसिबिलिटी समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। बस यही हो रहा है सर्किट के अंदर कि जब हमने ए पॉइंट से घूमा और हम घूम के कहाँ गए बेटा? ए पॉइंट पे वापस। ए पॉइंट पे वापस आ गए, तो नेट डेल्टा वी कितना है? 0। लेकिन ये बेटा नेट डेल्टा वी 0 है। क्या इसका ये मतलब है कि पोटेंशियल कहीं भी चेंज नहीं हुआ होगा? नो सर। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल का रास्ते भर में जितना लॉस हुआ होगा उतना ही पोटेंशियल का कहीं ना कहीं क्या हो गया होगा? जितना पोटेंशियल कम हुआ होगा उतना ही बढ़ गया होगा, ताकि नेट चेंज 0 आ गया होगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। बस इसी लॉ को क्या बोलते हैं? किरचॉफ का कौन सा लॉ? वोल्टेज। तो कोई आपसे कहेगा कि किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को समझाइए, तो आप कुल मिला के क्या समझाएंगे? कि किसी भी क्लोज्ड डब्बे के अंदर, किसी भी क्या क्लोज्ड डब्बे के अंदर अगर मैं एक पॉइंट पकड़ लूं और उस पॉइंट को पकड़ के पूरे डब्बे में घूम के वापस वहीं आ जाऊं, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, जरूरी नहीं है तुम ए पकड़ के घूमो, तुम बी पकड़ के घूम लो, बी पकड़ के घूमोगे और वापस बी पे आ जाओगे, तब भी पोटेंशियल का नेट चेंज कितना आएगा? 0। पोटेंशियल का नेट चेंज 0 होने का मतलब कि रास्ते भर में पोटेंशियल का जितना गेन होगा उतना ही क्या हो जाएगा बेटा? लॉस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ईमानदारी से बताइए, जो भी आज पढ़ाया कि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ गई? यस सर। कोई भी डाउट है? नो सर। अब इन लॉज को अप्लाई करके सर्किट्स कैसे सॉल्व करते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरुआत करेंगे। जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे प्लीज इतना रिवाइज करके आइएगा। बात समझ में आती है? यस सर। अच्छा एक आखिरी चीज और, ये लॉ बेटा किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन। पहला वाला तो किस पे बेस्ड था? पहला वाला बेस्ड था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किस पर बेस्ड है? एनर्जी। एनर्जी। बात समझ में आ गई? यस बताओ कोई भी दिक्कत? ठीक, आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।